क्या आप सब लोग टैक्स वर्ड से अभी भी डर रहे हैं? मत डरो, आज हम आपके लिए ना टैक्सेशन को बहुत सिंप्लीफाई करने वाले हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव पेड फॉर अ क्लाइंट सो फार? इनकम टैक्स से इतना काम किया अपने एआई टूल्स के ऊपर। आप मतलब यार कुछ छुपा ही नहीं सकते। दे आर यूजिंग अ टूल। अब वो टूल का नाम क्या है? ये कॉमन मैन जिसकी एक बेसिक इनकम ठीक-ठाक है, वो अपनी दिन भर की एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करे कि टैक्सेशन के साथ उसकी लायबिलिटी ना क्रिएट हो? लोग आईटीआर तो भर देते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा पैसा भी लेते हैं जो इनकम का पार्ट होता है, उसको नहीं दिखाते। जैसे कि Why people are not coming up and paying more taxes in India so far? जो भी इनकम आपकी स्पेशल रेट से इनकम है, स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, उन सब पे फ्लैट जो स्पेशल रेट होता है, किसी पे 20% है, किसी पे 30% है, उसमें बेनिफिट 12 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है, उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये मैंने कहीं पे सुना था कि 12 नहीं 24 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना है। इज इट ट्रू? सो ये बात हम करेंगे प्रोफेशनल्स के बारे में। प्रोफेशनल्स के लिए क्या रखा गया है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से? क्या रिफंड्स आजकल उतने ही टाइमली आ रहे हैं या ये रिजीम चेंज होने की वजह से रिफंड्स भी लेट हुए हैं लोगों के? ऑलमोस्ट 15 लाख लोगों ने अपनी रिटर्न को रिवाइज करा इस डर के मारे कि हमें नोटिस ना आ जाए। क्या लूपहोल्स का बेनिफिट रिचर पीपल कैन एंजॉय मोर या जो हमारी कॉमन जनता है वो भी एंजॉय कर पा रही है? जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसके अंदर एक चीज़ डाली है कि उसके अनुसार गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन का डिजिटल एसेट्स को जो है एक्सेस कर सकती है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। इंडिया में इस टाइम पे जीएसटी 2.0 आ गया है। राइट। हाउ हैज इट हेल्प्ड अ कॉमन मैन एंड इज इट रियली वर्किंग इन इट्स द वे इट वाज लॉन्च टू? हार्ड रियलिटी। बिल्कुल जरूरी है। हार्श रियलिटी क्या है इसके बारे में कि गवर्नमेंट ने जो 2.0 लेके आई है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बचा के बड़ा नहीं बनता, टैक्सेस आदमी पे करके बड़ा बनता है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शो पे। सो फार अभी तक हमने जितनी भी बात करी है फाइनेंस से रिलेटेड, क्या हमने ये रियलाइज़ किया है कि हम इनकम बढ़ाने में, वेल्थ क्रिएट करने में, इन्वेस्टमेंट पे तो बहुत फोकस करते हैं। आज के टाइम में इंडिया में ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा एक इम्प्लीकेशन आता है टैक्सेशन का। क्या आप सब लोग टैक्स वर्ड से अभी भी डर रहे हैं? मत डरो, आज हम आपके लिए ना टैक्सेशन को बहुत सिंप्लीफाई करने वाले हैं। डे टू डे की प्रैक्टिस में आप ऐसा क्या करें जिससे आपके लिए टैक्स लाइबिलिटीज कम हो जाए, आप टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स कर पाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आप पूरा दिन एक फ़ोन लेके घर से बाहर यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हो, वो यूपीआई पेमेंट्स पूरे साल में या पूरे मंथ में एक्यूमुलेट होके आपकी टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट कर सकती है, उसका आंसर भी आज आपको यहाँ मिल जाएगा। In India, do you know there are around 146 crore people, out of which पैन कार्ड कितने लोगों के पास है? 50%, 74 crore समथिंग लाइक दैट। उसमें से भी टैक्स कितने लोग भर रहे हैं? शायद 8.9 करोड़ पीपल। लेकिन द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, उन 9 करोड़ पीपल में से जिन्होंने टैक्स भरा है, रियल बर्डन कितने लोगों के ऊपर है? सिर्फ 3 करोड़ लोगों के ऊपर। बाकी के सब लोग शायद निल फाइल करते हैं या रॉन्ग फाइल करते हैं, जिनकी वजह से नोटिसेस आते हैं। तो नोटिसेस को अवॉइड कैसे करें, इसका आंसर भी आज हम आपको यहाँ पे दे सकते हैं। सो इन इंडिया आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द कोट हियर फॉर द कॉन्वर्सेशन विद माई गेस्ट: wealth making is easy, but holding that wealth for a long term is an art, which is why we call it taxation lessons learned hard. So let's welcome our guest today, who is a CA by profession. 10 साल से वो बहुत वेराइटी के क्लाइंट्स को अटेंड कर रहे हैं, उनकी टैक्सेशन मेंटेन कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर जितनी नॉलेज आज वो यहाँ हमें देकर जाएंगे, यहाँ का गिव अवे आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा। लेट्स वेलकम मिस्टर दीपक बैसला जी। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू एंड सो मच। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू पुट वैल्यू एडिशन टू द पीपल। और डेफिनेटली, बिकॉज हम फाइनेंस के जो आज कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम वेल्थ बनाने में इन्वेस्टमेंट्स को सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेल्थ को लीगली अपने पास ज़्यादा टाइम तक कैसे होल्ड कर पाए, ये भी तो आंसर देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी है। बिल्कुल, इन सब बातों पे डिस्कस करने वाले हैं यस आज। यस यस। सो दीपक जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप एज अ सीए बहुत वैरायटी के क्लाइंट्स के साथ डील करते होंगे। उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते ही आपको समझ में आ जाता होगा कि वो क्लाइंट फाइनेंशियली कितना समझदार है और क्या मिस्टेक्स वो कर रहा है। Before we get to the concrete discussion about taxation and technicalities,
एक किस्से से आज मैं आपसे बात शुरू करना चाहती हूँ। आपकी अभी 10-15 साल की जो प्रैक्टिस है, ऐसा एक कोई सबसे वेल्दी क्लाइंट जिसकी बुक्स देखते ही आपको चक्कर आ गया हो और आपने उन्हें ठीक करने की बहुत कोशिश की हो और आज वो आपसे बहुत सैटिस्फाइड हो। क्या किया आपने ऐसा? जी, बिल्कुल। थोड़ा बैक में चलते हैं। सो आई हैव क्वालिफाइड सीए इन 2012। उसके बाद आई हैव जॉइन्ड आईबीएम। हाँ, उसके बाद मैंने जॉब करी है ऑलमोस्ट 3 साल। फिर एक और कंपनी है एक्सट्रिया, इट्स अ डेटा एनालिटिक्स कंपनी। फिर मैंने वहाँ 2 साल जॉब की। फिर इट्स नियर अबाउट इन 2019 आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस। ओह! हाँ। सो इट्स रीसेंट लाइक हाँ, 6-7 मतलब इयर्स 6-7 ओनली। साल हुए इसमें भी, बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो 10-12 साल हो चुके हैं बने 10-12 हुए, राइट। साल। ग्रेट। और ऑफिसेज़ हैं दिल्ली, नोएडा एंड वी आर रिसेंटली ओपनिंग इन जयपुर ऑल्सो। क्लाइंटेज हर तरह की होती है एक सीए के पास। इट्स रिलेटेड टू एसएमई सेक्टर, इंडिविजुअल्स जो आईटीआर बनाते हैं, कुछ इनकम टैक्स के केसेस वाले होते हैं, कुछ जीएसटी लाइजनिंग वाले होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं, एमएनसीज होती हैं, यूएस क्लाइंट्स भी होते हैं। सो दैट डिफरेंट डिफरेंट। अभी जो आपने एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर दो हाँ, जो हाँ। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो। देखिए, हमारा जो है सर्विस देने का, आपको पता है सर्विस इंडस्ट्री से हैं। सो सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। अगर वो 100% से भी थोड़ा डाउन है ना, तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है। एंड आई एम टचवुड, भगवान की कृपा है कि ऑलमोस्ट जितने भी क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, अबव 100% लेवल, मैं कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ, दैट्स चाहे कोई भी ग्रेट। हो। और जो आपने पूछा कि अभी रिसेंटली कोई ऐसा केस, बिल्कुल अभी केस है। जैसे हम उसको लोन के लिए अप्लाई करना था क्लाइंट्स को, तो उसके कुछ बैलेंस शीट में कुछ रेशोज़ का पंगा था, क्योंकि आपको पता है कि रेशोज़ वगैरह निकालते रहते हैं हम ना, कि भाई करंट रेशो क्या है, लायबिलिटी रेशो क्या है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने हमसे पूछा कि सर ये बैंक वाले जो हैं आपका लोन वगैरह करने से मना कर रहे हैं, और दे आर वेल्थी, मतलब उनकी आईटीआर्स वगैरह सब ओके हैं, सब चीज़ें ओके हैं, बट रेशोज़ की वजह से ना कभी-कभी बैंक मना कर देता है। हाँ, बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करता है कि भई आपकी जो दैट है, इज़ क्रेडिट स्कोर यस, यस, वन यस, इज़ द यस। क्रेडिट स्कोर। उसके अलावा क्रेडिबिलिटी चेक करता है कि आपके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, उनके रेशियोज़ क्या कहती हैं। उसमें हमारी टीम ने मिलके उनकी रेशियोज़ को ओके करा, मतलब फिट करा, प्रोजेक्शंस बनाए उसके बेसिस पे कि उनकी जो टर्नओवर है हम उसको 2x 5x दिखाए, तो उसके बेसिस पर उनको लोन मिला। So that was a business house you're talking यस, about. यस, यस, इट्स अ Okay. बिज़नेस ओनली। तो और एक और जो मैं थोड़ा-सा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपने अभी तक के सो फार जब से आपने पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट करी, कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव पेड फॉर अ क्लाइंट सो फार? तो नाम तो देखो बता नहीं नहीं, सकते, नाम नहीं चाहिए, बट हाँ, अमाउंट की ठीक बात है। कर रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो 3 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, उसमें से आज तक का बड़ा अमाउंट का टैक्स आपने कितना एक्सपीरियंस किया है? क्या टैक्स कोई एक कंपनी पे कर सकती है अमाउंट ऑफ टैक्स? यार इट डिपेंड्स ऑन हिज प्रॉफिट लॉस। जितना उसका नेट प्रॉफिट आता है उस पे हमारे टैक्स की कैलकुलेशन होती है। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन लगती है, इफ इट्स अ कोई, अगर वो एलएलपी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो 30% अप्रोक्सीमेटली टैक्स जाता है एलएलपी के अंदर। और वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो अराउंड 25% समथिंग टैक्स जाता है। सो टैक्सेशन आप मगर किसी की अगर 1 करोड़ की टर्नओवर है, लेट्स सपोज 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 1 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे आप अगर 25% भी निकालो तो 25 लाख रुपए टैक्स हो गया। इतना है, मतलब जो आज के टाइम में हम यहाँ पे कर रहे हैं। बट द गुड थिंग इज दैट कि इंडिया के अंदर बिजनेसेस कम टैक्स पे करते हैं। अगर आपने डेटा देखा होगा, आपने वेल रिसर्च कर रखी है अच्छे से मैम, दैट्स अ गुड थिंग। आपने अगर डेटा देखा होगा तो उसमें सैलरीड क्लास पीपल यूज टू पे मोर टैक्सेस एज कम्पेयर टू द बिजनेस क्लास। उनके पास टैक्स इवेजन का ऑप्शन नहीं है ना। इवेजन वर्ड यूज नहीं करना हमें। नहीं करना है, हाँ। इवेजन वर्ड यूज नहीं करना। सो टैक्स प्लानिंग के ऑप्शंस टैक्स हैं, प्लानिंग की। राइट। अभी रिसेंटली इसी चक्कर में क्या हुआ है, लोगों ने टैक्स इवेजन के चक्कर में दे आर गेटिंग वेरी मच नोटिस। अभी आप मतलब हैरान हो जाओगे कि लोगों को, मतलब लाखों लोगों को नोटिस आ रहे हैं, वो भी सिर्फ सैलरीड क्लास वाले लोगों को। अच्छा, सैलरी क्लास वालों को हाँ, भी? सैलरीड क्लास वालों को, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा मतलब प्लानिंग नहीं करी, टैक्स इवेजन की कोशिश करी, इसलिए देर। डिडक्शंस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा, यस, यू आर राइट, यू यस, आर राइट। यस। सो दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मतलब शोइंग बोगस डोनेशंस दिखा दी अपनी समझ आईटीआर गए, में, समझ गए। डिडक्शंस गलत लूपहोल्स तरीके जो से हैं, उनको फैक्टर इन करने की कोशिश करी है। यस। भाई जहाँ पे आपका लेट्स सपोज आप एज पर फॉर्म 16 आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो 1 लाख रुपए, हुँ, लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करते हो उसमें 1.5 लाख रुपए दिखा रहे हो, ओके। जबरदस्ती बढ़ा के। तो हुँ। गवर्नमेंट आर कैचिंग दीज पीपल्स। एंड आई थिंक अब कैचिंग इज़ बिकम वेरी ईज़ी जब से सारा केवाईसी कंप्लायंस कंपल्सरी हो गया है और एवरी एक्शन यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ योर अकाउंटेड मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, इट इज़ ट्रैक्ड। मैम आप जान के हैरान होंगे कि आपके पैन नंबर पे
आज की डेट में आपका एक पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड पे कितने बैंक अकाउंट चल रहे हैं, कितनी एफडी चल रही है, कितने म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, कितना शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, जिसकी रजिस्ट्री हो रखी है, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात तो करूंगा नहीं, रजिस्ट्री एग्ज़ैक्टली, नहीं होती, हाँ जी। कितनी गाड़ी आपने ले रखी है उस पैन पे, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपने बना रखी है, एवरीथिंग इज विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड दे एक्यूमुलेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड देन उनके पास तो स्क्रूटनी का एक सिंपल फॉर्मूला होगा। तो जो आप इनकम कमा रहे हैं वर्सेस जो आपका लाइफ़स्टाइल दिख रहा है, दैट विल बी मैच्ड एंड देयर विल बी अ गैप, तो आपको नोटिस आने की पूरी संभावना बन जाती है। पूरे चांसेस है, लेकिन इसके अंदर भी एक मिथ है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले दे आर यूजिंग अ टूल। अब वो टूल का नाम क्या है? AIS TIS, दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये रिसेंटली पिछले 2 से 3 सालों में जब से इनकम टैक्स की नई वेबसाइट बनी है ना, इनकम टैक्स से इतना काम किया अपने AI टूल्स के ऊपर, आप मतलब यार कुछ छुपा ही नहीं सकते। ओके। आप कुछ नहीं छुपा सकते। कैश की ट्रांजैक्शन ठीक है, जो लोग ब्लैक में कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हुँ, लेकिन हुँ। आप अकाउंट्स में कुछ भी हाँ, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दैट ना, एक सिंगल रुपए भी अगर आपके एक सेविंग अकाउंट में बैंक का ब्याज आ रहा है 2 रुपए ना, वो भी आपके पोर्टल पे दिखेगा इनकम टैक्स के। ओके। दे आर सो एडवांस एज ऑफ नाउ। एक कॉमन मैन आज कितना भी कमा रहा हो, कमाने की एंगल से नहीं देखेंगे, हम खर्चा करने के एंगल से देखेंगे कि वाइजली एज पर द लॉ आप यूपीआई की इतनी भर दिन भर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप अब ब्लिंकिट हो गया है हमारी लाइफ में, जोमेटो आ गया है हमारी लाइफ में, आप इवन अगर बाहर से एक बॉटल पानी की भी खरीदनी है ना तो आपके पास पैसे नहीं भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप यूपीआई कर लो। तो एवरीबडी इज नाउ यूजिंग द ईज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो व्हाट वुड यू वांट टू गिव एन एडवाइस ऑन दिस फैक्ट कि एक कॉमन मैन जिसकी एक बेसिक इनकम ठीक ठाक है, वो अपनी दिन भर की एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करे कि टैक्सेशन के साथ उसकी लाइबिलिटी ना क्रिएट हो, फर्दर एडिशनल टैक्सेस या अपनी इनकम को बैलेंस दिखा सके। जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। पहला जो इंडिविजुअल है, दूसरे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहे हैं और जो सैलरी क्लास में है, तो उनके सब पैरामीटर्स पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सैलरी क्लास वाले के लिए। भाई सैलरी वाले के पास पैसा कहाँ से आता है? सैलरी हर से। महीने हर महीने इनकम उसकी इनकम सैलरी आती है, आती है। ठीक है। इसके अलावा उसके अकाउंट में कोई और डिपॉजिट तो नहीं होना चाहिए आइडली एज अ यस, इनकम, यस। राइट? ठीक है। लेकिन अगर वो किसी से यूपीआई ले रहा है और वो उसकी इनकम है जो वो आईटीआर में नहीं दिखा रहा अदर देन सैलरी, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम आ सकती है। दैट कुड बी फ्रॉम एनी फ्रेंड, फैमिली, ठीक है, एनीवन। तो उसको फिर वो एज अ लोन दिखाए। ओके। हाँ, अगर वो इस तरह की ट्रांजेक्शन कर रहा है जो उसकी इनकम नहीं है, मतलब मेरे से ले लिए, फ्रेंड से ले लिए, कर्जा ले लिया, कुछ भी, एवरी कुछ भी, तो उस केस में उसको वो एज अ क्रेडिट दिखाए या भाई लोन दिखाए कि ये मेरा लोन है। एंड हाउ विल दिस लोन बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स? आप जब आईटीआर फाइल करते हो तो आईटीआर 1 के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसको लोन दिखाओ। ये ऑप्शन आईटीआर 4 में आता है। हाँ, जब आप बिजनेस वाले आईटीआर भरते हो कि आपके पास कितने क्रेडिटर्स है, कितने डेटर्स हैं। आईटीआर 1 में ऑप्शन नहीं आता, लेकिन आप उसका खुद एक्सेल के अंदर वर्किंग कर सकते हो कि भाई आपके पास अगर ये पैसे आए हैं, लेट्स सपोज अगर आपकी हर महीने की सैलरी मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, टोटल पूरे साल में 12 लाख रुपए आ गए। इसके अलावा आपके पास लेट्स सपोज 3-4 लाख रुपए और आ रखे हैं, तो 3-4 लाख रुपए यू वांट टू शो एज अ लोन, तो आप उसको दिखा सकते हो, लेकिन वो आपको एज सच कहीं आईटीआर में ऑप्शन नहीं है उसको दिखाने का तो अभी। वो इनकम में ऐड हो जाएगा? नहीं, वो इनकम में ऐड नहीं होगा। ओके। जो इनकम का पार्ट है सिर्फ वो इनकम में ऐड होगा। ओके। हाँ, एंड इस वाले वो जो 4 लाख रुपीज जो उनके पास लोन खड़े हैं, ये बुक्स में कैसे फिर ट्रीट किया जाएगा? आईटीआर 1 में कहीं पे भी शो नहीं होता है। अच्छा। आईटीआर 1 में कहीं पे भी नहीं आता है। तो ये कैरी आप फॉरवर्ड हो जाएगा बहुत नेक्स्ट लोग ईयर? करते हैं एज अ ओके। सैलरीड क्लास, आपके पास दुनिया भर की ट्रांजैक्शन होती है, हाँ मदर जी। से ले लिए, वाइफ से ले लिए, दोस्त से ले लिए, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती यस, है। यस। तो इस चक्कर में क्या होता है, लोग आईटीआर तो भर देते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा पैसा भी लेते हैं जो इनकम का पार्ट होता है उसको नहीं दिखाते। जैसे कि आप सैलरीड क्लास हो लेकिन आप साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं अकाउंट में आने देते हैं, क्योंकि उनको पता है जो मेरी सैलरी है, मान लो 20 लाख का पैकेज है, उस पर प्रॉपर टीडीएस गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसके अलावा उनके पास पैसे, अभी तो हालांकि गवर्नमेंट इस तरह के नोटिस नहीं भेज रही है, लेकिन माइट बी विद इन 2 से 3 सालों में पीपल माइट गेट नोटिस। ये वाले भी। हाँ, जो अब यार आपके अकाउंट में मान लेते हैं भाई 20 लाख का पैकेज है, तो 20 लाख क्रेडिट होने चाहिए थे सही बात अप्रोक्सीमेटली। है। मान लो 5-6 लाख ऊपर कर लिए, जो आपके पास जस्टिफिकेशन हो। इसके अलावा आपने 10-15 लाख रुपए और ले रखे हैं, वो क्या है? अनअकाउंटेड है वो। अनअकाउंटेड है वो, जैसे अकाउंटेड मनी, और अनअकाउंटेड मनी पे तो अनडिस्क्लोज मनी पे तो गवर्नमेंट अप टू 100% तक टैक्स पेनल्टी लगाती है। ओह माय गॉड! तो जो हाँ, आपने शायद अनअकाउंटेड रखा था उसे डबल तो आप पहले ही प्लान करके पहले ही रखो प्लान कर लोगे, लोग कि लोग मानते नहीं है। हाँ। अभी क्या होता है, रिसेंटली जब हम लोग प्रैक्टिकली आईटीआर भरने बैठते हैं ना, तो बताते नहीं है लोग। वो कहते हैं सर मेरे तो सिर्फ एक अकाउंट है
और मेरी तो ये मेरी सैलरी है, फॉर्म 16 दे दिया आपको, ठीक है। मैं सर और तो कुछ नहीं है आपका? स्टाफ पूछता है, बोला नहीं सर और कुछ नहीं है। लेकिन व्हेनेवर वी स्टार्ट लॉगिन इनटू देयर इनकम टैक्स पोर्टल ना, तो वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। वहाँ पे तो जो मैंने आपको बताया ना एआईएस, टीआईएस वो जो टूल्स हैं, उनमें सब कुछ आ जाता है। यार उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखी है, उसने क्रिप्टो में लगा रखे हैं, उसने ऑनलाइन गेमिंग खेल रखी है, वो बताता नहीं है कोई भी। और पैन कार्ड से आप कुछ भी करोगे तो दिखेगा, दिस दिखेगा विल सब कुछ वो, रिफ्लेक्ट। सो दिखेगा सब कुछ। आइडियली दिस इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज फ्रॉम हिम दैट प्लीज अपने सीएस को ना अपनी सारी इंफॉर्मेशन रिवील करके चलें, सो दैट वो टाइमली यस, यस। आपकी प्रोफाइल को अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन तो फिर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या से बनेगी? सेकंड वाला आपने पूछा था एक्सपेंसेस को मैनेज करने यस, वाली हाँ। बात। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक सैलरीड क्लास वाले पर्सन को नोटिस आया था, अभी लास्ट ईयर की बात है। ओके। रीजन, गवर्नमेंट ने ये प्रिज्यूम करा, सिनेरियो क्या था उसके अंदर कि उसकी पैकेज है 20 लाख रुपए का, ठीक है। ठीक है। अब 20 लाख के पैकेज में उसका टोटल अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हो रही थी मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपए हो रही थी, हम्म। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रिज्यूम करा कि जो उसके बाकी रोजमर्रा के खर्चे हैं वो कहाँ से कर रहा है, ओ यस। कहाँ से कर रहा है वो? इसका मतलब कुछ कैश। अनअकाउंटेड कैश है जिसको हाँ। वो यूज करता है। और आप जान के हैरान होंगे उस नोटिस के अंदर ना, अगर आप इफ यू वांट तो जब आप ये डालोगे ना उसमें मैं आपको नोटिस की कॉपी भेजूंगा। उसमें ये भी लिखा है कि आपके ग्रोसरी के खर्चे कितने हैं ये बताओ, आप कौन से सलून पे जाते हो उसका खर्चा बताओ, फ्यूल कितने का पूरा डलाते हो, लाइफस्टाइल ट्रैकिंग। पूरा सब कुछ लाइफस्टाइल उसके बारे में पूछा ना कि भाई आपका 20 लाख का पैकेज है, 4 लाख अकाउंट से कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा कैश है जो अनअकाउंटेड है, जो आपकी इनकम थी जो आपने आइटर में नहीं दिखाई, उसको नोटिस चला गया। ओह माय गॉड! ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आई कैन गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल। जो आप बात कर रहे हैं ना, वी हैव अ क्लोज़ फैमिली फ्रेंड। वो उनके 3 फ्लोर्स हैं। ऊपर के 2 फ्लोर्स उनके रेंट पे है, उनको रेंट आता है कैश में। ठीक है। और जो उनका बेटा है वो जॉब करता है और एग्ज़ैक्टली ये सेम केस है कि वो जो सैलरी से कमाते हैं उसका मेजर पोर्शन वो इन्वेस्ट कर देता है या उसके अकाउंट में एज़ एफडी पड़ा हुआ है। बाकी का वही वाली बात हो गई कि लाइफ़स्टाइल का कॉस्ट वग़ैरह तो वो ऊपर से जो रेंट आ रहा है, उसी से मैनेज हो उससे रहा है। खर्चा कर रहा है वो। तो ये वही वाला केस हो गया। तो इसका यू मस्ट मतलब टेल देम। येस, आई नो बिकॉज़ हाँ। हमने पूछा था बिकॉज़ ही इज़ माय क्लाइंट आल्सो। तो नाउ दिस इज़ अ गुड पीस ऑफ एडवाइस आई विल टेल देम कि आप अकाउंट में या तो रेंट जमा कराओ, तो आपका वो काउंट हो जाएगा, या आप अपनी सैलरी से थोड़ा ज़्यादा पैसा विथड्रॉ करो, जो आप डे टू डे फंक्शनैलिटी में दिखाओ। सारा पैसा 100 में से 80% सेव कर लोगे तो खाओगे-पियोगे कहाँ से? भाई आप जो है चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि आज के टाइम में बिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली हो रही है। इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन द यूपीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन, राइट। ट्रांज़ैक्शंस, येस। आप चाहे अगर आपका 20 लाख का पैकेज है तो आप कम से कम एटलीस्ट 10 से 11 लाख की तो यूपीआई मतलब ऑनलाइन अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन करो। हाँ, भले कैसे भी करें, आई वुड क्रेडिट नॉट कार्ड सजेस्ट यूज़ कि कर। आपको ज्यादा कैश विड्रॉ करना है, उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, ज्यादा कैश विड्रॉ कितना? करने में भी प्रॉब्लम है। लाइक इंडिया में जैसे अभी जो टैक्स रिजीम है उसमें अराउंड 12 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री में आती है। तो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एक एक एक्स पर्सन का जिनकी 15 लाख रुपए की साल की इनकम है। तो उनके लिए आप एक क्लासिक केस बताएं कि वो कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, कितना कैश विड्रॉ करें और कितना वो सेविंग्स में इन्वेस्ट करें ताकि उनकी प्रोफाइल एज पर इनकम टैक्स बिल्कुल ए स्टार लेके जाए। बिल्कुल। इसमें आपने पैकेज के हिसाब से बात करी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, ठीक ठीक है, है। सभी के लिए इनकम, एप्लीकेबल है। इनकम हाँ, समबडी हु इनकम, ठीक हैज है। अ 15 लाख का 15 इनकम। लाख का इनकम है किसी हम्म। का, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अगर कैश विड्रॉ करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, हाँ। चाहे आपके पास एक सेविंग अकाउंट है चाहे 2 सेविंग अकाउंट है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप ओके। 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन्स को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाएगा। सो इससे 15 लाख की इनकम का कोई लेना-देना नहीं है। गवर्नमेंट ने 10 लाख का स्लैब दिया है, गवर्नमेंट ने स्लैब दे रखा है 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का विड्रॉ करते हो, विथड्रॉ करने पे। तो उस केस में क्या होगा, बैंक की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है कि बैंक आप जो है हमें रिपोर्ट करोगे ऐसे अकाउंट्स को, ऐसे पैन नंबर को जिनमें ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रही है। ये इंडिविजुअल के ये केस की। इंडिविजुअल के केस में एक सैलरीड क्लास वाले के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि उसके सेविंग अकाउंट है, आजकल हमारे पास मोस्टली 2 से 3 सेविंग अकाउंट सबके पास होते हैं। सो एक पर्सन जिसका 15 लाख का पैकेज है, उसने क्या करा, 4 लाख रुपए एक सेविंग से निकाल लिए, उसने 5 लाख रुपए एक सेविंग से निकाल लिए और उसने 3 लाख रुपए एक सेविंग से निकाल लिए। टोटल उसने 4 प्लस 5 प्लस 3 12 लाख रुपए का कैश विड्रॉ कर लिया। उसका पैकेज कितना है? 15 लाख। 15 लाख का। तो ये क्या हुआ, हायर कैश विड्रॉल हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली अब उसकी आईटीआर चेक करेगा। आईटीआर के बेसिस पे उसका कैश विड्रॉल देखेगा कि जिसका 15 लाख का पैकेज है, इसका मतलब उसने इतना कैश कैसे विड्रॉल कर लिया। हायर कैश विड्रॉल का भी चांसेस है कि नोटिस आ सकता है। हाँ, तो लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है एज पर इनकम टैक्स लॉ, वैसे तो देखो एज सच कोई लिमिट नहीं है
कि आपका सेविंग अकाउंट है, आप कितना पैसा निकालो। लेकिन ट्रिगर कहाँ जाता है, हाई वैल्यू कब माना जाता है, जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है, फिर वहाँ पे बैंक जो है रिपोर्ट करता है हर साल रिपोर्ट करता है बैंक। बाय 31st दे नीड टू फाइल अ फॉर्म टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि भाई ये सारे अकाउंट्स हैं, इसमें इतनी सारी ट्रांजेक्शन विड्रॉल हुई है कैश। तो आपको या इनको क्रॉस चेक करो, अगर उन्होंने आईटीआर नहीं भरी है तो उनको नोटिस भेजो। That is one of the ways by the income tax people to know from the banks for their customers, क्योंकि बैंक इज द फर्स्ट हैंड कोऑर्डिनेटेड एंटिटी जहाँ एक इंडिविजुअल अपने पैसे को मैनेज करने जाता है। इनकम टैक्स ना इन सारे सारे सोर्सेज से, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड एजेंसीज हो गई, या आपके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार हो गए, इन सब से इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करता है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सबको जिम्मेदारी दे रखी है भाई कि आप जिस पैन पे भी कुछ भी ट्रांजेक्शन होती है और वो इस लिमिट से ज़्यादा जाती है, अब वो लिमिट अलग अलग है। कैश विड्रॉल डिपॉजिट की लिमिट अलग है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो लिमिट अलग है, गाड़ी खरीद रहे हो वो लिमिट अलग है। हाँ। सो टेल मी वन थिंग दीपक जी, अभी जैसे मैंने फिगर्स जो बताए थे कि जो टैक्स का रियल बर्डन है वो सिर्फ 3 करोड़ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। इंडिया में बहुत कम लोग टैक्स फाइल करते हैं, वही मैंने स्टेटस देखा था, स्टैटिस्टिक्स देखे थे। चाइना में क्लोज टू 10%, यूएस में क्लोज टू 40% पीपल पे टैक्सेस पर ईयर। तो इंडिया में अभी भी टैक्स से वर्ड से लोग डरते हैं, बीट बी बिजनेस ओनर्स, बीट बी स्मॉल एंड बिजनेस एसएमईज हो गए, कॉरपोरेट्स के हो गए, बिजनेस हाउसेस हो गए, और इंडिविजुअल जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं वो भी हो गए। देखो सैलरीड क्लास को ज़्यादा अवॉइड कराना मुश्किल होता है बिकॉज उनको तो टीडीएस कट के पैसे मिलते हैं, तो उनका तो अकाउंटेबिलिटी हाई रहती है। पर जहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो, वाई पीपल आर नॉट कमिंग अप एंड पेइंग मोर टैक्सेस इन इंडिया सो फार? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, क्योंकि इन पिछले लगभग 14-15 सालों में जो चेंज हुआ है इकोनॉमी के अंदर, फ्रॉम, अगर मैं बात करूं पैन कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पैन कार्ड 2014 से पहले कितने लोगों के पास थे, कितने, शायद 3-4 करोड़ ऐसे ठीक है, कुछ थे। इतने भी थे, कितने रजिस्टर्ड थे उसमें से, हुँ, आज की डेट में ये आंकड़ा पता कितना है, 14 करोड़ पैन कार्ड रजिस्टर्ड हैं ओके, इनकम टैक्स के पोर्टल पर, ओके, वेरिफाइड जिसे कहते हैं। वेरीफाइड है वो। उसमें से 8 से 9 करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं। हुँ, 2014 में चला जाऊं तो ये आंकड़ा बहुत मिनिमम था। यस, यस। सो रेशो जो है, 10 टाइम्स आई थिंक ग्रोथ हुई यस, है। 10 से 12% की ग्रोथ हुई यस, है, ठीक है, यस, 10x टाइम, मतलब बहुत, ये कम नहीं है, बहुत यस, ज्यादा है। बहुत बड़ा है। हाँ, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से कंपैरिजन करें तो इट्स नियर अबाउट 2.2% यस। जो हम पे कर रहे हैं, वो हुँ, बहुत कम है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में, मैं बता रहा हूँ ना, आने वाले टाइम में ऐसे केसेस और बढ़ने वाले हैं। पीपल यूज टू पे द टैक्सेस, बिकॉज उनको समझ आ चुका है कि गवर्नमेंट से कुछ छुपाना बहुत मुश्किल है, और आपको जो भी आप प्रॉपर इनकम अकाउंट्स में ले रहे हो उसको तो आप छुपा ही नहीं सकते, वो तो भूल ही जाओ। आप कुछ कैश में कर रहे हो, ब्लैक में कर रहे हो, देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग, उसमें आप कुंडी घुमा सकते हो, लेकिन जो पैसा अकाउंट में आ रहा है उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। अभी तो छोटे छोटे चीजें जो, अभी जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने, सैलरीड क्लास वाला, अनअकाउंटेड कैश वाला, अब सोचो अब इस तरह से कितने लोगों को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा। सो उससे सिनेरियो और बढ़ेगा। सो जो रेशियोज अभी बहुत कम है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2030 तक वी वुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना, इन द वर्ल्ड के अंदर। तो उस केसेस में टैक्स पेयर की भी काउंटिंग बढ़ने वाली है। बिकॉज़ अगर ये बढ़ जाएगा तो आज ऑनेस्टली हम जब एचएनआईज़ के साथ बैठते हैं ना, तो एचएनआईज़ ये बोलते हैं कि अगर मैं साल में 1 करोड़ कमा रहा हूँ, तो मैं साल में 3 महीने सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, 9 हाँ, महीने अपने लिए काम देखो कर रहा ये हूँ। पेन तो है, है ना? जैसे हाँ, ये देखो ये आपका पेन तो है। 40% ऑफ योर टोटल इनकम इन अ ईयर इज़ पेड इन टैक्सेस, व्हिच इज़ लाइक अ बिग, बिग अमाउंट। आप खुद बताएं ना, टैक्स देते वक्त दुख इसीलिए तो होता है, एंड इन टर्म्स ऑफ पेइंग दोज टैक्सेस आप उसके अगेंस्ट में बेनिफिट्स क्या ले रहे हो? आपको क्या लगता है, आप, हम और जो भी थोड़े मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वी डोंट गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आवर किड्स डोंट गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स, वी आर पेइंग मोर फॉर द लाइफस्टाइल ऑल्सो, वी आर पेइंग मोर टैक्सेस ऑल्सो। तो आई थिंक एज अ सीए ये चीज़ आपको रोज सुनने को मिलती होगी कि ये जो चैलेंजेस हैं एज अ नेशन वाइड, इन चैलेंजेस के लिए अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएं, जो ये यंग लोग, इंडिया इज़ अ यंग पॉपुलेटेड कंट्री राइट नाउ, जो आगे आ रहे हैं और अच्छी इनकम्स कमा रहे हैं, अगर उनकी टैक्स प्लानिंग थोड़ी एफिशिएंट हो जाए, तो ये लोड थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बहुत लोगों में, एंड शायद 40% से स्लैब क्या कम होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। मैम चांसेस तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो आप, जहाँ पे हम लोग 7 लाख रुपए तक न्यू रिजिम में कोई टैक्स पे नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट ने आई,
एट द एंड मोमेंट 12 लाख कर दिया। सो जो लोअर मिडिल क्लास है, आई वुड से कि जो लोअर मिडिल क्लास है उनको 12 लाख रुपए तक भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा। लेकिन जब आप 7 लाख से ऊपर अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे टैक्सेशन का, तो लोग पे कर रहे थे। 7 से 12 लाख का जो ब्रैकेट है ना, वो बहुत बड़ा था। सो गवर्नमेंट ने उसको कैटर करा, उसको समझा, और गवर्नमेंट ने वो 12 लाख वाली लिमिट लेके आई है। लेकिन वो 12 लाख वाली लिमिट भी ना, ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। उस 12 लाख के अंदर भी कुछ ऐसी आपकी इनकम है जो स्पेशल रेट वाली है, उस पे आपको सेपरेट टैक्स देना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा इस बारे में प्लीज़ बताएँ बिकॉज़ दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू नो। हाँ, ये बहुत येस। बड़ा एक मिथ है कि उन्होंने बोला कि भई मेरी तो 12 लाख रुपए की सर इनकम है, मुझे तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। अच्छा, भई ये बताओ आपकी किस-किस से इनकम है? बोला सर मेरा 8 लाख का तो सैलरी का पैकेज है। अच्छा, ओके जी। इसके अलावा सर मेरा कुछ एफडी का ब्याज आता है 1 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हुए। अच्छा, इसके अलावा सर आपका क्या है? उसने बताया कि सर मेरा ना शेयर मार्केट में मेरा शॉर्ट टर्म गेन है। ओके। शॉर्ट टर्म गेन में कितना, लेट्स सपोज़ 1 लाख रुपए। हाँ, अब उस 1 लाख का टोटल अगर मैं इनकम उसकी जोड़ूँ, सैलरी, एफडी का ब्याज और शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म कैपिटल गेन, गेन्स। तो टोटल होता है 10 लाख रुपए। तो क्या अब उसकी इनकम 12 लाख से कम है, तो क्या उसको यहाँ पे ज़ीरो टैक्स देना है? नहीं, द नहीं, आंसर नहीं, इज़ नो, नो। उसको उस 1 लाख रुपए पर 20% टैक्स देना देना ही पड़ेगा। पड़ेगा। यस। दिस विल नॉट कम इंटू 12 लाख कैटेगरी। यस, दो येस। जो ही भी इनकम आपकी स्पेशल रेट से इनकम है, स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, वो कौन-कौन सी इनकम हो सकती है आपकी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया शेयर्स पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, क्रिप्टो की इनकम हो गई, ऑनलाइन गेमिंग का पैसा हो गया, लॉटरी का पैसा हो गया। उन सब पे फ्लैट जो स्पेशल रेट होता है, किसी पे 20% है, किसी पे 30% है, उसमें बेनिफिट 12 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है, उस पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ओह! हाँ, वंडरफुल। तो दिस इज़ वन ऑफ द आई ओपनर थिंग बिकॉज़ बहुत लोग इस बात को शायद मिस्टेक मतलब इसको हम मिस्टेक नहीं बोलेंगे, दे प्रोबेबली मिसअंडरस्टैंड इट बिकॉज़ द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस यस, एरिया। यस, तो इसीलिए हम ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए लेकर आना चाहते हैं कि आप अगर बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और उस कमाई से खर्चा करने के बाद बहुत सारा सेव भी कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट आई वांटेड टू टॉक अबाउट ग्रोथ ऑन योर इन्वेस्टेड इनकम। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की हम बात करें, दिस स्टार्टेड इन 2018। उससे पहले ये नहीं था, उससे पहले इक्विटी इनकम वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। पहले ये 10% हुआ, अभी 12.5% हो गया है। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इज इट नॉट डीमोटिवेटिंग पीपल कि अब हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगेन टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को? आई थिंक समहाउ आई एम एग्री विद दिस पॉइंट मैम, क्योंकि जहाँ पे हम 10% से टैक्स पे करते थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, उस वाले पॉइंट के अंदर सेक्शन 112 के हिसाब से वो कहते हैं कि अगर आपका 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसको हम छोड़ देंगे, 1 लाख से ऊपर जो होगा उस पर 10% देंगे। ये सिनेरियो था हमारा 2024 बजट से पहले। लेकिन अभी क्या कर दिया है, रेट तो बढ़ा दिया है कि आपका 12.5% टैक्स लगेगा, लेकिन साथ में उस एग्जम्पशन को जो 1 लाख की अमाउंट था उसको 1.25 लाख रुपए कर दिया है। बस इतना फर्क वो किया है, तो सेम प्रोपोर्शनेटली मैनेज किया उतना ही हुआ बढ़ा है, दिया। बट यस। देन 1.25 लाख रुपए का एग्जाम्पशन देखा जाए तो कुछ खास है नहीं। अगर किसी का पोर्टफोलियो 50 लाख का है और उसमें उसका 20 लाख का गेन है, 5 साल में उसने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है और 5 साल में तो लोग ऑलमोस्ट इक्विटी में डबल कर रहे हैं, तो 20 लाख का गेन हो सकता है। 20 लाख में से खाली 1.25 लाख को एग्जाम्प्ट कर दें, बाकी के 18.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है। उस पे देना पड़ रहा है, बट उसके अंदर भी लोग ना थोड़ी सी यहाँ पर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, वो बताएं कैसे? वो कैसे कर सकते हैं? आप क्या करें, जब आपका ईयर एंड होने वाला है, तो हम्म। अभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यस, आप राइट टाइम दिसंबर, है है ये। ना? दिसंबर हमारा एंड हो गया, जनवरी 26 हमारा आने वाला है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन हिसाब से करें कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो चेक करें। ठीक है जी? आपने पैसा लगा रखा है स्टॉक मार्केट में, आपने पैसा लगा रखा है म्यूचुअल फंड में। आप अपने कुछ ऐसे शेयर्स को देखें जिन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और कुछ अपने ऐसे शेयर्स को देखें जिन पे आपको लॉस हो रहा है। ओके। ठीक है? तो उसमें आप क्या करें, 31 मार्च से पहले, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वंडरफुल। हाँ, इंटरेस्टिंग। है ना? तो 31 मार्च से पहले आप क्या करें, आप उन शेयर्स को बेच दें जिन पे आपको लॉस हो रहा है, लॉस बुक कर लें। लॉस बुक कर लें आप। तो जिन पे आपको प्रॉफिट था ना, वो उससे आपका एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर हम प्रॉफिट वाले अभी सेल नहीं कर रहे हैं तब भी हाँ, आपकी बुक्स में लॉस आपने दिखा दिया है। देखिए आपको टैक्स देना पड़ता है रियलाइज़ गेन पे, यस। यानी जब एक्चुअल बेचेंगे। तो हाँ। आपके पास कुछ ऐसे आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं, कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड्स हैं, जिन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो आप उसको या तो होल्ड करके रख लें, उसको ना बेचें, एक तो ये तरीका है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं उसको बेचना है, मुझे पैसा चाहिए, तो आप ऐसे भी अपने पोर्टफोलियो में देखें जिस पे आपको लॉस है, आप सोच रहे हो नहीं यार ये बढ़ेगा तो मैं बेचूँगा, तो आप हम्म। उसको बेच दें। हाँ, या फिर अगर आपने अभी तक 1 अप्रैल से कुछ कर रखी हो ट्रांजैक्शन जिसमें आपने प्रॉफिट बुक कर रखा हो,
तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स तो एंड ऑफ द ईयर ही करना है राइट, कैलकुलेट। 31 के बाद। एग्जैक्टली तो उससे पहले अगर आप अपने, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बिकॉज ये मैं अपने से कोरिलेट कर पा रही हूँ, मैंने आज से 3 महीने पहले कुछ प्रॉफिट बुक किया था, बट नाउ इफ आई गो बैक टू माई बुक्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो लॉस मेकिंग है उनको अभी सेल कर दूं तो वो मेरा प्रॉफिट वहां पे एडजस्ट हो एडजस्ट हो जाएगा। और जाएगा। आप क्या करो, सेल करके मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अगर उनको, आपकी इच्छा है दोबारा लेने की तो तुरंत नेक्स्ट डे उनको ले लो 31 के बाद। वन हैक विच यू शुड एक्चुअली राइट इट डाउन कि लॉस और प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट कर दे तो आपको उस पर फिर टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं भाई एक पे आएगा। प्रॉफिट हुआ, आपका एक पे लॉस हुआ, वो एडजस्ट हो जाएगा वाह वाह, सेम दिस इनकम इज से। वेरी गुड। ये तो इन्वेस्टमेंट्स का हैक हो गया। और अब आप आए हैं तो इतने अच्छे अच्छे हैक्स बताते जाइए कि ये मैंने कहीं पे सुना था कि 12 नहीं 24 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना है, इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, 24 कुछ लाख पे। प्रोफेशंस ऐसे हैं जिन प्रोफेशंस में अगर आप 24 लाख तक की इनकम कमा रहे हैं साल की तो आप बहुत कम टैक्स से अपने आप को मतलब इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो ये बात हम करेंगे प्रोफेशनल्स के बारे में। प्रोफेशनल्स के लिए क्या रखा गया है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, कि बीइंग अ लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, ये मे बी इंटर डेकोरेटर हो गया, आईआईटी से रिलेटेड हो गए, वेबसाइट डेवलपर हो गए, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करके, मेंटेन मत करो, आप सिंपली क्या करो, जितनी आपकी रिसिप्ट है उसका 50% अपनी इनकम मान लो। अच्छा। ठीक है जी। तो अगर मेरी 24 लाख रुपए की मेरी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है साल की, बट इसके अंदर फिर जीएसटी का भी इम्प्लीकेशन आएगा, वो हम अभी बाद हम में बात जीएसटी करेंगे। पे बात वो करने बाद वाले में हैं। बात यस करेंगे। यस। आपने बोला 24 लाख रुपए पे, तो अकॉर्डिंगली 24 लाख की रिसिप्ट होगी मेरी पूरे साल की, तो उसकी टोटल 50% मेरी इनकम कितनी हुई, 12 लाख रुपए। तो अकॉर्डिंगली 12 लाख पे आपको जीरो टैक्स पे करना है। दिस इज द सिनेरियो। वाह, दिस इज अ सेकंड हैक फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स जो लोग कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं या वो बिजनेस ओनर्स नहीं हैं, कंसल्टेंसी आई बिलीव अपनी नॉलेज और अपने स्किल से वो अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रीलांसिंग लोग कर कर रहे रहे हैं। हैं, तो उन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि अगर 24 लाख रुपए तक की आपकी साल की रिसीप्ट्स हैं और आपको फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि 50% को आप अपनी इनकम माने, बाकी 50% आप अपना इंजॉय करें। तो दैट इज बिकॉज उनके अदर खर्चे भी होते होंगे जो शायद वो उसको अकाउंटेड उसमें नहीं दिखा सकते बुक्स में। यस, मैं इफ दे वांट दे कैन मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल। ओके। लेकिन गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे रखा है, आप मत बनाओ। ये उनके लिए लेकिन एक स्पेशल हाँ, कंसिडरेशन लेकिन है। आप एक काम करो, आप नहीं बना रहे, बोला नहीं बना रहे, तो आप काम करो, जो भी आपकी रिसिप्ट है उसका 50% प्रिजम्पशन बेसिस पे मान लो कि आपकी इतनी इनकम है। वाओ। अब आते हैं रिजीम 1 एंड रिजीम 2 पे, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम रिजीम 1 पे जाएं रिजीम 2 पे जाएं, इसके लिए आप क्या अपनी तरफ से नॉलेज देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिजीम्स, तो पहला तो हमारा है ओल्ड रिजीम और दूसरा हमारा है न्यू रिजीम। देखिए, ओल्ड रिजीम में अभी भी 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, राइट। लेकिन ओल्ड रिजीम में आप ना बहुत सारी डिडक्शंस एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले सकते हो। आप एलआईसी प्रीमियम देते हो, होम लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रहा हुआ है, मल्टीपल बेनिफिट्स के अंदर हैं, पीपीएफ वगैरह सबका बेनिफिट मिलता है। न्यू रिजीम में जब आप जाते हो तो आप अगेन आपको वहां पे बेनिफिट मिल रहा है, 12 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स पे करना है। लेकिन वहां पे जो डिडक्शन एग्जम्पशन है फ्रॉम सैलरीड क्लास, उनका आप बेनिफिट नहीं ले सकते। सो अगर किसी का हायर पैकेज है, ठीक है, उसके लिए न्यू रिजीम ही बेस्ट है। हाँ, अब ये हायर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इसमें कह सकता हूँ कि शायद 20 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो जिसका भी हायर पैकेज है उसका न्यू रिजीम ही बेस्ट है। और अगर किसी की इनकम बहुत कम है, साल का पैकेज कम है, 7.5 8 लाख 9 लाख के करीब जा रहा है, उसको बेनिफिट लेने हैं ताकि उसका 5 लाख से कम आ जाए, तो फिर वो उसके लिए ओल्ड रिजीम बेस्ट है। लेकिन मोस्टली केसेस में इन जनरल अगर मैं बात करूं, पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 60 से 70% लोगों ने अपनी आईटीआर सिर्फ न्यू रिजीम में ही फाइल करी है। अब मैं इस पे ना आप पे एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जिन लोगों को कमाते हुए बहुत साल हो चुके हैं और वो ओल्ड रिजीम में अपनी टैक्स फाइलिंग करते आ रहे हैं, तो उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी वो उनकी लॉन्ग टर्म होंगी क्योंकि हर साल प्रीमियम पे करने हैं, और जो बेनिफिट्स हैं अपनी कंपनी की तरफ से एचआरए क्लेम करना है या एनपीएस ले रखा है या चाइल्ड प्लान्स ले रखे हैं, मल्टीपल चीज़ें जो डिडक्शंस में आती हैं, इवन एटीडी वो जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला है वो भी ये सब आते हैं। गवर्नमेंट ने रिजीम नया लॉन्च कर दिया, बट वो जो टैक्स पेयर है उसका तो वो सारा पोर्टफोलियो एज इट इज चल रहा है ना। बिल्कुल। तो क्या, अब ये बात आप अपना थोड़ा क्रिटिक की तरह मत लेना कि क्या सीएस टू सिंप्लीफाई देयर वर्क
इंस्टेड ऑफ डूइंग अ हार्डकोर कैलकुलेशन, सर जस्ट दैट कि क्लाइंट की कन्वीनियंस और ईज के लिए कि एक आजकल फोमो भी हो रहा है कि हम न्यू रिजीम में ही रहें, तो क्या सीएज आर ऑल्सो प्लेइंग द गेम कि क्लाइंट को ये बोल रहे हैं कि आप डिडक्शंस को छोड़ो और न्यू रिजीम में जाओ, ताकि आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाए, आप जो भी सब करते आ रहे हो इन्वेस्टमेंट्स, आप उनको जैसे करना है करो, पर अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है क्योंकि न्यू रिजीम में डिडक्शंस खत्म हो गए हैं। तो लाइक हाउ इजी एंड हाउ कन्वीनियंट इट इज फॉर अ इंडिविजुअल टू एनालाइज, क्योंकि जो शायद आपने कहा कि हाई इनकम ग्रुप वाले हैं, उनका अपने सीए के साथ रिलेशन डिफरेंट है, लेकिन जो 9-10 वाले लोग थे अक्सर वो सैलरी वो अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करते थे। राइट। दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर सीएस, प्रोफेशनल्स, अदर राइट। प्रोफेशनल्स। तो दिस डिस्पैरिटी आई वांट यू टू गिव अ लाइट ऑन कि जेन्युइनली वो जो लोग हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिनकी इनकम 10-11 लाख के आसपास चल रही है। तो वो क्या करें? अब वो कैसे अब सीएस को अप्रोच करें या खुद ही ओल्ड रिजीम पे रुके रहें? देखिए, आई डोंट नो कि लोग कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं, बट फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीए सी डब्ल्यू जो भी फाइल करते हैं, मैं नहीं मानता कि वो इस तरह से कुछ गलत राय देते होंगे। राइट, जैसे हम फॉलो करते हैं, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है, उसने बोला कि सर मेरा इतने का पैकेज है, अब आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू कैलकुलेट अ टैक्स ओके, फ्रॉम ओल्ड रिजिम, फ्रॉम न्यू रिजिम। तो आप लोगों का काम बहुत बढ़ गया हाँ, होगा 2 ऑब्वियसली साल काम में? बढ़ा है, काम बढ़ा है, नो डाउट एट बहुत ऑल। काम बढ़ा है। काम बढ़ा है। तो अब आप समझो, अब उसके लिए दोनों हम करके बता रहे हैं, वो पूछ भी रहा है, हालांकि उसको इतनी नॉलेज नहीं है। मोस्टली लोग यही करते हैं कि सर चलो न्यू रिजिम में कर देते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। हम उसको एक्चुअली कैलकुलेट करके बताते हैं कि सर ओल्ड रिजिम में, और इवन आपके पास ना इतना अच्छा ऑप्शन दे रखा है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एक जरा सा छोटा सा ऑप्शन है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे खुद भी आप निकाल लोगे, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। ओके। पूछने की जरूरत और ही नहीं है, जो-जो आपको लोगों को आपने पता ही नहीं है। यस, आपने सब सेविंग्स और जो सब प्लान्स मेंटेन किए हुए हैं, उनकी डिटेल्स डाल दो। वहाँ सब डिटेल डाल दो, और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसमें डालनी है ऑप्शंस में, नहीं, टोटल अमाउंट डालना है। सैलरी इतनी, इतना ये ऑटोमेटिकली आपके सामने निकल के आ जाएगा कि क्या आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन हम तो फॉलो करते हैं ये अप्रोच कि भाई उसको ओल्ड रिजिम में बताओ, न्यू रिजिम में बताओ, जिसमें बेनिफिट आता है वो बेनिफिशियल होगी उसके लिए, और उसका हम टैक्स क्यों पे करवाएं। अगर उसका, ऐसा बहुत सारे केस हुए हैं कि बंदे ने टैक्स ज्यादा पे कर दिया ओल्ड रिजिम में, और जब न्यू रिजिम में फाइल कर रहे हैं उसको रिफंड आ रहा है। अच्छा। हाँ। हाँ, रिफंड्स की बात पे आते हैं, तो क्या रिफंड्स आजकल उतने ही टाइमली आ रहे हैं या ये रिजीम चेंज होने की वजह से रिफंड्स भी लेट हुए हैं लोगों के? आई थिंक अभी तो रिफंड बहुत ज़्यादा लेट है। अगर मैं क्या री हाँ, लास्ट ईयर की बात करूँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो इनकम टैक्स के रिफंड थे, वो लोगों के अप्रॉक्सिमेटली 1-1 दिन में भी आए हैं। 1 दिन में भी, 1 हफ्ते में भी, 30 दिन में भी, 40 दिन में। सभी लोगों की जो प्रोसेसिंग थी वो टाइम से हो रही थी। इस साल इतना डिले क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न ये है। इस साल डिले इसलिए ये है कि एक तो जो सारे इनकम टैक्स के फॉर्म्स थे, पहली बात तो वो इतने लेट आए। अच्छा। हाँ, हाँ, इस बार टैक्सेशन भी लेट हुई है, येस। एक्सटेंशन काफ़ी टाइम तक हुई भाई है। जो आपके फॉर्म्स थे वो 1 अप्रैल को आ जाने चाहिए थे। पिछले साल 1 अप्रैल को आए थे। इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूँ तो इस बार आपके फॉर्म आए हैं अप्रैल मई, मई एंड में आए हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आए हैं सारे फॉर्म्स। व्हाई इज़ इट यानी सो? क्योंकि इनकम टैक्स फॉर्म्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ओके। तो गवर्नमेंट उनको जो है टैकल करने के चक्कर में थोड़ा-सा डिले लेके आई है। अब जितने डिले हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट ने क्या करा, डेट भी बढ़ा दी फिर। हुँ, जहाँ बिल्कुल। पे 31 15 जुलाई थी, सितंबर थी हाँ, शायद इस बार। 31 जुलाई थी उसको बढ़ा के 15 करा, 15 से 16 सितंबर करा। यस। तो फाइलिंग तो लोगों की लेट हुई है। हुँ। अब लेट जब फाइलिंग हुई है तो जो आपका एक फिगर होता है, मतलब जो लोगों ने आईटीआर 1 फाइल करी है और आईटीआर 4 फाइल करी है, कि ऐसी आईटीआर होती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा एक सिंप्लीफाइड वे में होती हैं, राइट? लोग इनको जो है आईटीआर को आराम से खुद भी फाइल कर सकते हैं। तो इनके जो लेटर आईटीआर जो रिफंड्स थे, वो तो गवर्नमेंट ने जल्दी दिए हैं, नो डाउट एट ऑल। लेकिन जो बड़े रिफंड हैं, अभी गवर्नमेंट उनको बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली चेक कर रही है। ओके। हाँ, जो भी बड़े रिफंड है, गवर्नमेंट उन पे बहुत ज़्यादा ना, मतलब दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट द रिफंड्स, जो लोग भी ले रहे हैं। आप जान के मतलब हैरान हो जाओगे मैम कि अभी लोगों ने ऑलमोस्ट 15 लाख लोगों ने अपनी रिटर्न को रिवाइज़ करा इस डर के मारे कि हमें नोटिस ना आ जाए। ओह! गवर्नमेंट ने एक्चुअली दिया था ये ऑप्शन कि आपने आईटीआर फाइल कर दी है, लेकिन अगर आप रिवाइज़ कराना चाहते हैं तो करा दीजिए। हाँ, ऑप्शन है आपके पास। आप हाँ, अगर आईटीआर कुछ फाइल कर, और फर्दर डिस्क्लोजर्स देने हैं या कुछ और डिक्लेयर करना है तो कर दो। और ये रिफंड वाले जितने भी सैलरीड क्लास के लोग हैं, अब उनका रिफंड क्यों नहीं आया है? क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, लोगों ने जो बोगस डोनेशंस लिए हैं।
ओह! यस, बोगस बेनिफिट्स उठाए हैं उसके। बेनिफिट्स उठाए उन्होंने, फेक तरीके से चीज़ें दिखाई हैं अपनी आईटीआर में, स्पेशली सैलरीड क्लास वाले लोग, जिन्होंने भी किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर एवरी पीपल, जिन्होंने भी किया है, बोगस डोनेशन दिखा दी, मतलब यानी कि आपने क्या किया, आपने किसी संस्था को, किसी भी एनजीओ को, किसी भी ट्रस्ट को आपने पैसे डोनेट नहीं करे एक्चुअल में, लेकिन दिखा दिए कि हमने डोनेट ओके, करे हैं, ठीक है? रिसिप्ट लगा दी है बस। रिसिप्ट लगा दीजिए, उसके बेसिस पे कुछ ट्रांज़ैक्शन करके, सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन किसी को देके, उसका आपने आईटीआर में दिखा दिया। और फिर अकॉर्डिंगली ये चीज़ें पता कैसे लगी? जब उन अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ पे रेड हुई, सर्च हुई, पता लगा कि वो तो वहाँ पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। देयर इसमें इज़ हाँ, नो इस सच यस, ऑर्गनाइजेशन। इसमें बहुत बड़ा ग्रुप सामने आया जो ये लोग सब काम कर रहे थे, हुँ, क्योंकि वो दे चार्ज सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन और लोगों को रिफंड दिला रहे थे। बहुत बड़ा ग्रुप इसके अंदर सामने आया। तब गवर्नमेंट ने बोला नहीं भी इसको ऐसे नहीं करना, इसको तो और स्ट्रिक्टली चेक करो। तो सभी के पास गवर्नमेंट ने क्या करा, मैसेज और ईमेल्स भेजने चालू कर दिए गवर्नमेंट ने। अब डर के मारे जिन लोगों को लग रहा है, अब उसको खुद को पता है और यस, किसी को नहीं पता। यस, बीइंग अ प्रोफेशनल हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, गवर्नमेंट बिल्कुल। को भी नहीं पता। अब उसको खुद को पता है कि हाँ, मैंने गड़बड़ करी है, तो अपने दिल पे हाथ रख के बोले गड़बड़ करी है तो तुरंत उसको रिवाइज़ कर दे। लास्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि आपको रिफंड मिल सकता है अगर आप रिवाइज़ आईटीआर भी फाइल करते हो, 31 दिसंबर। लेकिन अगर 31 दिसंबर 25 निकल जाती है, तो सिर्फ़ आपके पास एक ऑप्शन रहता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का, और उसमें गवर्नमेंट रिफंड अलाउ नहीं करती। उसमें आपको एडिशनल 25 से 50% टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, अगर आईटीआर फाइल करनी है तो। तो ये तो लास्ट ऑप्शन है। लोग पैनिक हो रहे हैं, पैनिक ना होए, आप चेक करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई जेन्युइन गलती है, आपने गलत तरीके से कुछ डिडक्शन दिखा रखी है, फेक एचआरए दिखा दिया, कुछ भी अमाउंट बढ़ा के दिखा दिया, हालाँकि गवर्नमेंट को पता लग रही है, लोगों ने इस बार कम किया है। पिछले साल नहीं किया था, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रॉस चेक कर लिया है, क्योंकि इस बार फॉर्म्स के अंदर डिटेल माँग ली सारी। आप किसको किसी दिया है, किसको दिया उनका है, भी पैन नंबर कार्ड, डालो, आधार कार्ड। उनका नंबर आई डालो। रिमेंबर अभी मेरे किसी एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि जो वो ओनर हैं एक घर के और उन्होंने एक टेनेंट है, उनको भी नहीं पता था कि उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड 3-4 लोग और एज़ अ रेंटल रेंटल उसमें यूज़ कर रहे रिसीट हैं। में यूज़ लगा रहे हैं। तो वो ओनर के पास नोटिस आ गया कि आपने एक ही चीज़ को 4 जगह रेंट पे कैसे दे रखा है। ये तो है ही मैम, इसके अलावा हम जो अपने मम्मी-पापा के नाम से रेंट दिखा देते हैं। अब लोगों को उसमें पता ही नहीं है कि बेसिकली टैक्स प्लानिंग करनी कैसे है। अगर आप अपनी मदर के नाम से दिखा रहे हो, लेट्स सपोज़, या अपने फादर के नाम से रेंटल अपनी रिसिप्ट दिखा रहे हो। भई आपने एक अमाउंट ले लिया, लेट्स सपोज़ 30,000 रुपए महीना, तो साल का 3,60,000 रुपए हो गया। तो अकॉर्डिंगली आपको एक्चुअली अपने अकाउंट से अपने फादर को वो पैसा ट्रांसफर करना है। ओह! खाली ये बुक्स में दिखाना बुक्स में नहीं दिखाने से है। कुछ नहीं होगा। इट इन शुड मैच विथ योर अभी ट्रांज़ैक्शंस। आपको एक बात और बता दूँ, ऐसे लोगों को भी नोटिस आने चालू होंगे। हाँ। अब लोग अच्छा, कहेंगे सर ये तो डरा रहे हैं। सच बता रहा हूँ मैं तो। हाँ। भाई आपने ट्रांज़ैक्शन अपने फ़ादर के साथ करी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उनके अगेंस्ट में कोई रेंट एग्रीमेंट आपके पास नहीं है। तीसरी बात, अगर ट्रांज़ैक्शन आपने दिखाई है फ़ादर के नाम से, तो फ़ादर की आईटीआर क्यों नहीं भरी आपने? ओह यस! उनके पास भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पैसे आ गए। पैसे तो आए हैं भाई, आपने तो हाँ, यही दिखाया कि मैंने पैसे दिए हैं, यस, तो यस। दिए हैं तो उन्होंने लिए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे इनकम टैक्स में। तो एक बात बताएँ, जो लूप होल्स हैं इनकम टैक्स में, तो हाउ रिच पीपल टेक केयर ऑफ इट एंड हाउ द नॉर्मल रेगुलेटेड पीपल जिनकी सैलरीज़ ठीक-ठाक है, जिनका प्रोफ़ेशन है और जिनकी वो टीडीएस वाली इनकम है, तो क्या लूप होल्स का बेनिफिट रिचर पीपल कैन एन्जॉय मोर, या जो हमारी कॉमन जनता है वो भी एन्जॉय कर पा रही है? या ये लूप होल्स को अब धीरे-धीरे गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट करती जा रही है, विजिलेंस इतनी बढ़ाती जा रही है कि वो किसी के लिए बचेंगे ही नहीं आने वाले टाइम में? देखो, जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं, आप किसी का नाम ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, अडानी ले लो, कुछ भी ले लो। क्या आपको लगता है वो टैक्स नहीं पे करते? दे पे करोड्स ऑफ टैक्सेस। पे करते हैं भाई। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है कि हम टैक्स देना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर हमारी जेन्युइन सोर्स से हमारी इनकम है, देखो स्लैब रेट गवर्नमेंट ने हिसाब से बनाए हैं, वो आने वाले फ्यूचर में थोड़े-थोड़े चेंज होंगे। बिल्कुल, एज़ अब पर इम्प्रोवाइज़ेशन जैसे-जैसे। बढ़ेगी तो वो चीज़ें आपस मतलब बढ़ती रहेंगी। लेकिन फिर भी एक मेजर ब्रैकेट है जिसके अंदर लोग ज़्यादा टैक्सेस बनते हैं उनके, हुँ, पे करते हैं। अब हायर जो रिचेस्ट पीपल हैं वो टैक्सेस क्यों नहीं देते हैं या उनका कम टैक्सेस क्यों होता है? दे पे द टैक्सेस एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि वो टैक्सेस नहीं देते हैं, वो टैक्सेस देते हैं। यस, किसने कहा वो टैक्सेस नहीं देते? स रिचेस का मतलब कहने का ये है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस डोमिनेटेड सोसाइटी है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जिनके आज भी जो बिजनेस चल रहे हैं वो कैश में ही सैलरीज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जो उनका रॉ मटेरियल आ रहा है वो अभी भी कैश में ही वो रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी वो अपने वाइट पेपर्स पे नहीं दिखा रहे हैं।
तो वहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों वो बिज़नेस हाउसेज़ या जो फैमिली रन फादर एंड सन दे गो टू अ फैक्ट्री एवरी डे, बट देन एट द एंड इन द फाइनेंशियल ईयर अभी ये वो टाइम आने वाला है जब आप लोग का प्रोफ़ेशन सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड टाइम ले लेगा। क्यों वो अभी भी अपने सीए के साथ बैठ के ये बोलते हैं कि जी हमारे रिटर्न को ना 12 लाख तक ही रखना। यू यस, अंडरस्टैंड यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिल्कुल सही बोला है आपने, ना? हाँ। जबकि वो 50 लाख रुपए कमा रहे होंगे, उनकी इतनी नेटवर्थ होगी एंड मोर ओवर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि वही फैमिली हाउसेस के बच्चे हर साल 2 यूरोप ट्रिप लगाते हैं। उनके पासपोर्ट पे उनकी इंटरनेशनल शॉपिंग होती है और उनके घरों के बाहर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खड़ी होती है, लेकिन उनके घर में अगर 4 मेंबर्स हैं तो चारों की आईटीआर 12 लाख से ऊपर नहीं है। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अब ये नेक्स्ट सिनेरियो में आने वाले हैं। सो लाइक जिन आई एम आई सेइंग मैं रॉन्ग ऑन नहीं, नहीं, दिस? नहीं, यू आर बिल्कुल मतलब एब्सोल्युटली 100% करेक्ट मैम। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे पास। डेली मतलब रोज़मर्रा की लाइफ़ में जब हम कनेक्ट करते हैं क्लाइंट के साथ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। अब आपने बोला ना कि भई यूरोप के टूर भी लगा रहे हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग वेरी गुड। एक्चुअली में गवर्नमेंट नाउ आइडेंटिफाइंग दीज़ पीपल, उनका लाइफ़स्टाइल देख रही है। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट आपकी नज़र रखेगी। लेकिन ये आधी-अधूरी बात है। लोगों को पूरी बात नहीं पता इसके बारे में, तो बता देता हूँ। बिल्कुल बता दीजिए क्योंकि 1 बहुत अप्रैल पैनिक हो रहा 26 है। हाँ, 1 अप्रैल 26 से कह रहे हैं कि नया रूल एप्लीकेबल हो रहा है कि आप इंस्टाग्राम पे जो आपने देखो ना बहुत सारी रील्स देखी होंगी, दुनिया भर का सोना पहन के, गोल्ड-वोल्ड पहन के कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उनका चेक करती है, आइडेंटिफाई करती है, अच्छा इस पर्सन ने इतना सोना पहना हुआ है। तो इसकी आईटीआर क्या जा रही है, डिटेल निकालती हैं। पता लग रहा है 2 लाख रुपए की आईटीआर भर रखी है और सोना पहन रखा है 50 लाख रुपए का। एक अच्छा। सबसे बड़ा मिथ है, सब परेशान हो रहे हैं यार, अब तो हमें 1 अप्रैल 26 से हम अपना हाइड करें, क्या करें? गवर्नमेंट देख लेगी कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या लाइफ़स्टाइल है, आप मर्सिडीज़ में घूम रहे हो कि आप कौन-सी गाड़ी चला रहे हो, छोटी गाड़ी चला रहे हो, बड़ी गाड़ी चला रहे हो। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक केस में है, जिसके यहाँ पर भी सर्च, सीज़र या फिर सर्वे होता है, रेड होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, उसके अंदर एक चीज़ डाली है कि उसके अनुसार गवर्नमेंट जो है, किसी भी पर्सन का डिजिटल एसेट्स को जो है एक्सेस कर सकती है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया हैंडल्स एज़ वेल। तो लाइफस्टाइल मैपिंग का एक तरीका हो गया ये। बिल्कुल, लेकिन स्पेशली उनके लिए जहाँ पे जिसके यहाँ पे रेड हो रही है, जिन सर्च हो रही है। जिनकी बुक्स क्लियर नहीं है या जो ऑलरेडी रडार पे हैं, हाँ, उनके लिए। भाई जो एक तो इसके लिए परमिशन नहीं ली जाएगी। इनकम टैक्स जब रेड होती है, सर्च होती है, उसमें कोई परमिशन नहीं होती है। दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटी, वो पहले से इतना मतलब प्री अप्रूवल लेके आते हैं वो लोग। अच्छा, तो हाँ, दे आपको कैन देनी पड़ेगी। तो वो आप उसमें डिनाई नहीं कर सकते। आपकी हिस्ट्री में सब निकाल लेंगे कि आप इस दिन को कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, हाँ, सब कहाँ कुछ, आपने लाइफस्टाइल में कौन-सी पार्टी करी है, क्या किया है, सब कुछ देख लेंगे वो। सब कुछ देख वहाँ लेंगे। कितना खर्चा हुआ है, क्या हुआ, सब कुछ निकलवाएँगे, आपसे पूछेंगे वो। और जो ब्रांड्स आप कैरी कर रहे हैं, उनके रिसीट्स कहाँ हैं, उनके बैग्स की कॉस्ट, उनके शूज़ की कॉस्ट, ज्वेलरी जो आप एक्सेसरी ये सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो। लेकिन ये सिर्फ़ मैंने बताया ना एक स्पेशल केस में ही है, जहाँ पे किसी के अगेंस्ट में कुछ नोटिस आ रहा है, किसी के अगेंस्ट में कुछ सर्वे हो रहा है, सर्च हो रही है, रेड पड़ रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन केसेज़ में है। ऐसा किसी को उठा के नहीं कि अच्छा चलो भई दीपक बेस्ला का उठा लो और उसका चेक देख करो क्या लेंगे। है। अगर आपकी बुक्स ठीक हैं, तो आप पे कभी नज़र नहीं आएगी। वंडरफुल। तो दैट मीन्स कि आज के टाइम पे जो लोग कैश में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले टाइम के लिए ये बहुत सारे ऐसी वीडियोस एक वार्निंग है कि प्लीज़ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक कर लें एंड टैक्स पे कर दें। आने वाले टाइम में अगर मैक्सिमम लोग उठ के आएंगे और टैक्स पे करेंगे, तो शायद बर्डन इक्वलाइज हो जाएगा और बेनिफिट्स बेटर हो जाएंगे। हमारे को गवर्नमेंट आज के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो मैंने जो चेंज देखा है पिछले 5-6 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर इफ आई टॉक अबाउट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन आवर कंट्री यस, एंड वो पैसा कहाँ से गया है? आप मान रहे हो ना इस बात को? बिल्कुल मान रही हूँ, तो आई फिर वो एग्री। पैसा ही लोगों का लगा हुआ है, यस। नो डाउट एट ऑल। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस आया है, फिर धीरे-धीरे हेल्थ केयर पे आएगा, एजुकेशन सिस्टम पे आएगा, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक ही ऐसा है कि रिच एंड पुअर का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो बहुत वेरीड है। ओनली फ्यू पीपल आर रिच एंड अ मैक्सिमम पीपल इज़ मीडियम एंड लोअर मिडल क्लास। भाई नो डाउट कि सैलरीड क्लास को टैक्सेस देने होते हैं, बिज़नेस क्लास वाला टैक्स प्लानिंग करके टैक्स बचा लेता है, बचा लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सो दे हैव द ऑप्शन ओनली। यस। हाँ, उसके भी लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि टैक्स प्लानिंग सिर्फ़ ऐसे ही कर ली, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैनेज करनी होती है। सो दैट मीन्स अभी तक जो मैं आपसे बात करके समझ पा रही हूँ, तो सीए प्रोफेशन की भी आने वाले टाइम में बहुत नीड क्रिएट होने वाली डेफ़िनिटली मैम, है आई ना? वुड क्योंकि सजेस्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट कि जो लोग भी या जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, अगर उनको आफ्टर 12th
यहाँ पे एक और ऐड ऑन दे देता हूँ मैं बच्चों के लिए कि आफ्टर 12th अगर वो प्लान कर रहे हैं कि हमें सीए करना चाहिए, सो बिल्कुल यू मस्ट गो टू द सीए प्रोफेशन, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ने वाली है, चीज़ें बढ़ने वाली हैं, ये जो काम है ना प्रोफेशनल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला बहुत ज़्यादा। एंड गवर्नमेंट जिस हिसाब से इनकम टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करते-करते हर कॉमन मैन को अवेयर कर रही है कि आप टैक्स फाइल करें, तो टैक्स फाइल अगर सीए के सपोर्ट से करें तो बहुत बेटर प्लानिंग हो सकती है। है। डेफिनेटली लोगों ने प्रॉब्लम क्या करी है ना कि अपने आप आईटीआर फाइल करी, ठीक है, पहले तो फाइल कर दी, अब उन्हें लगा चलो फ्री में है, 1000 रुपए सिर्फ ओनली, जिसका पैकेज भी अगर 20 लाख का है ना, 50 लाख का पैकेज लोग आदमी लेके बैठा हुआ है, उसको पता है कि अगर मुझे 1000 2000 3000 की फीस देनी है तो मैं ना दूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तो ये है ना, अबे यार तू 50 लाख रुपए का पैकेज ले रहा है, तू 5,000 रुपए की प्रोफेशनल फीस पे कर दे, कम से कम शांत तो रहेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंडियन मेंटालिटी, फ्री में मिल जाए बस, माइंडसेट हाँ। माइंडसेट है, फ्री में हो जाएगी यार, नहीं मुझे तो पैसे नहीं देने, खुद ही फाइल करनी है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं, आपको तो पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप भी बताइए बीइंग अ सीए एंड यू रन अ कंपनी एंड यू हैव अ टीम ऑफ पीपल, तो क्या आपको आपके क्लाइंट साल में सिर्फ इसी टाइम पे याद करते हैं या पूरे साल भी आप लोग कुछ ना कुछ ऑक्यूपेंसी रखते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ? नहीं मैम, डेली हमने क्या कर रखा है, व्हाट वी हैंडल द वे वी हैंडल द क्लाइंट्स ना, हमने उनके सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं। तो हाँ, उनके सबके जितने भी जो जो सैलरीड क्लास है, जिसकी साल में एक बार आईटीआर जानी है, वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर अप्रोच करता है, ठीक है, या फिर उसको कुछ कंसल्टेशन लेनी है, कुछ बात करनी है, तो वो इन द बिटवीन हो सकता है। लेकिन जो रेगुलर काम कर रहे हैं बिजनेसेस, एसएमई सेक्टर जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, उनकी जीएसटी जा रही है, जीएसटी फाइलिंग्स हो रही है, अकाउंटिंग हो रही है, बुक कीपिंग हो रही है, तो उनके साथ तो रेगुलर टच इन रहता है टीम का। ओके। तो अब जीएसटी की बात पे हम आ ही गए हैं, तो अब ज़रा जीएसटी के बारे में भी बता दीजिए कि इंडिया में इस टाइम पे जीएसटी 2.0 आ गया है। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कोई नई पिक्चर लॉन्च हुई है, 2.0 नया वर्ज़न। बट हाउ हैज़ इट हेल्प्ड अ कॉमन मैन एंड इज़ इट रियली वर्किंग इन इट्स द वे इट वाज़ लॉन्च्ड टू? वो एम अचीव हो रहा है 2.0 का या अभी नहीं हो रहा है? उसके बारे में सच्चाई बता देता हूँ, हार्ड रियलिटी। बिल्कुल, ज़रूरी है। हार्श रियलिटी क्या है इसके बारे में, कि गवर्नमेंट ने जो 2.0 लेके आई है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो भी आइटम्स 5%, 12%, 18%, 28% की कैटेगरी में थे, उन चार जो ये थे, उन चार स्लैब्स को हटा के सिर्फ दो कर दिए हैं। दो कौन कौन से कर दिए हैं, एक तो उन्होंने कर दिया है 5% वाला, और एक उन्होंने कर दिया 18% वाला। उन्होंने क्या करा, 28% और और जो है आपका 12% की, 12% वाला उसको हटा दिया है। ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में 28% टैक्सेस है लग्ज़री गाड़ीज़ के ऊपर, बहुत सारे सिनेरियोज़ के ऊपर। अब जो उन्होंने मेजर चंक था 18% वाला, उसमें कोई चेंज नहीं करा, वो एज़ इट इज़ ही वो है। एज़ इट इज़ है। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट को अप्रॉक्सिमेटली 60 से 70% रेवेन्यू आता था हुँ। 18% से, वो अभी भी आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म अनाउंस किया है। अनाउंस किया है, बट इट्स नॉट अ, जो पीछे के लोग सोच रहे हैं अच्छा 2 रेट कर दिए, 5% वाला कर दिया और 18% वाला कर दिया, लेकिन जो मेजर चंक है ना रेवेन्यू का, वो गवर्नमेंट का 18% ही था पहले से ही। ओके, तो गवर्नमेंट ने तो कुछ ज़्यादा करा नहीं बहुत है, स्मार्ट मूव था ये। स्मार्ट मूव किया है बहुत ज़्यादा। भाई आपका जब टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू, जीएसटी वाला रेवेन्यू जब आई आपका मेजरली 60-70% 18% से रहा है, और तो वो वो तो एज़ एज़ इट इट इज़ इज़ है, है। उसमें उस क्या चेंज किया है? ओके, 28% से बहुत मिनिमल था, 12% बहुत मिनिमल था, उनको ही ओके। तो हटाया है। 28 आप अभी भी बता ही रहे हैं कि कुछ 28 लग्ज़री में कुछ लग्ज़री आइटम्स पे है गाड़ियाँ बट वगैरह पे है, आपका यस, यस, यस 28% है। और वो तो वो पहले भी था वैसे ही है। हाँ, तो और जो हटाया इन द बात सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटा दिया है। 28 वाली कैटेगरी को 18 में लिया है, तो 18 का पोर्शन तो और बढ़ गया, और 12 वाले कैटेगरी को 5 में ले गए। बट मेरे प्रोफ़ेशन में जो मेरे साथ बहुत डील करते हैं माय क्लाइंट्स हू पे प्रीमियम्स फॉर इंश्योरेंसेस, दे आर वी फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट क्योंकि उनके लिए एक एडवांटेज हुआ है कि उनको अब कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ रहा है। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम प्रीमियम पे ये करते थे, उसमें इंडिविजुअल के बेनिफिट, केस में है, उसमें बेनिफिट मिला है। उसमें बेनिफिट मिला यस। है बट आई थिंक दैट्स अ वेरी लेस सेक्शन ऑफ पीपल जो एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू पे। तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑल दोज हु आर लाइबल? आई थिंक जीएसटी की 20 लाख की लिमिट है ना साल की, जिसकी भी बिजनेस टर्नओवर 20 लाख से ऊपर की है उनको जीएसटी पे करना मैंडेटरी है। नहीं, लेट मी रेक्टिफाई दिस। हाँ प्लीज। अगर कोई पर्सन सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ओके, वो सर्विसेज देता है, ठीक है, दैट कैन बी सर्विस, प्रोफेशनल ऑल्सो। प्रोफेशनल ऑल्सो, कुछ भी हो ओके, सकती है, प्रोफेशनल सर्विसेज, सर्विसेज के रिलेटेड कुछ भी आप काम करते हो, तो उसकी जो लिमिट यहाँ पर है, जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको कहते हैं, वो है 20 लाख रुपए। यानी कि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 20 लाख रुपए तक है एक साल की, तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। जैसे 20 लाख से क्रॉस हो जाएगा, तो फिर आपको उस केस में जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एंड इफ द पर्सन इज डीलिंग इन द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ये लिमिट उसकी 40 लाख रुपए है। अच्छा, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं वो। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप,
आप कोई या परचून की एड दुकान हाँ, चला रहे हो, ग्रोसरी ओके। स्टोर चला रहे हो, रिटेल स्टोर चला रहे हो, गुड्स और प्रोडक्ट्स में जो डील कर रहा है, उस केस में उसकी लिमिट 40 लाख रुपए है। अच्छा, 40 लाख रुपए तक आप साल का काम कर सकते हो। 40 लाख अगर मतलब किसी की अगर एक छोटी सी किराने की अगर स्टोर है, तो वो साल में 40 लाख रुपए तक का काम कर सकता है विदाउट टेकिंग द जीएसटी नंबर। 40 लाख जैसे ही क्रॉस होगा, तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और वंस यू आर एंटाइटल्ड फॉर द जीएसटी इम्प्लीकेशन, आपने जीएसटी नंबर ले लिया, बहुत लोग मुझे ऐसा लगता है जीएसटी के बाद भी उसके प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक यस। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी अनअवेयर हैं। वो क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जीएसटी नंबर तो ले लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, सर एक काम करो, जीएसटी फाइलिंग नील फाइल कर दो हमारी। समझना, वो कहते हैं अच्छा नील फाइल कर दो, बोला हाँ सर। उनको ये नहीं पता अगर आप जीएसटी रिटर्न नील फाइल कराओगे, तो साल के एंड में जब आईटीआर फाइल कराओगे तब क्या दिखाओगे? जब पता क्या बोलते हैं, तब कहते हैं काम करो सर, 7 लाख तक तो कोई टैक्स देना नहीं है, 6 लाख रुपए इनकम दिखा दो। भाई तू बिजनेस कर रहा है, अगर तू बिजनेस कर रहा है तो एक तरफ तो तूने जीएसटी में नील फाइलिंग करा दी, और दूसरी तरफ तू कह रहा है नहीं मेरी तो इनकम है 6 लाख रुपए। तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट हो गया आपस में ही आपने अपने आप को जीएसटी में एलिजिबल भी करा दिया और आपने इनकम टैक्स को कम दिखा सो दिया। दैट मीन्स इसका मतलब आपने क्या किया कि आपने जो टर्नओवर थी एक्चुअल में उसको रिपोर्ट ही नहीं करा जीएसटी में, जिसपे आपको जीएसटी पे करना था। तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ पे नोटिस आएंगे अब। ओके। हाँ, यहाँ पे फिर नोटिस पेनल्टी आएंगे, आएगी। पेनल्टी आएगी। सो क्या करना चाहिए? लोगों व्हाट को शुड बी? समझना चाहिए, मतलब ये चीजें ना, हम उनको समझाते समझाते परेशान हो गए हैं कि आप जो देखिए, जो प्रोफेशनल्स जो भी क्लाइंट्स एसएमई सेक्टर में हैं, जिनको पता है, जो थोड़े से एजुकेटेड है, जिनको पता है कि फाइनेंस क्या चीज है, और जो समझना भी चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस करके आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल, समझ रहे हो, टैक्सेस बचा के बड़ा नहीं बनता, टैक्सेस आदमी पे करके बड़ा बनता बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है है। ना? तो इसलिए आप सोच रहे हो कि नहीं भाई, आप मेरा पैसा इतना जा रहा है, मेरा पैसा इतना जा, आप ये देखो कि उसको कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस तरह से करोगे तो नोटिसेस आने के 110% चांस है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, अभी इनकम टैक्स और जीएसटी आपस में डेटा इंटरचेंज करते हैं आपस में। इंटरलिंक्ड होगा चीजें, सब आज सब कुछ लिंक्ड है आपस में, राइट? तो जब डेटा जब ट्रांसफर होगा तो पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि सर यहाँ तो इन्होंने बिजनेस की आईटीआर भरी हुई है जिसमें 6 लाख रुपए की इनकम दिखा रखी है, यहाँ पे कह रहा है कि जीएसटी नील फाइलिंग है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आई नो। आप तो दोनों ही बातें गलत हो गई हैं। दोनों बातें। कोई एक ट्रैक पकड़ लो, फिर भी नोटिस। शायद बच जाओगे। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट एक्शन? एक केस स्टडी से आप थोड़ा बता दो। इसमें ये करना चाहिए कि अगर आप क्या करें, प्रॉपर जीएसटी नंबर लिया है तो उसको एक तो प्रोफेशनल की हेल्प से जीएसटी रिटर्न टाइम से फाइल करो, पहला। इट इज़ मंथली? इट इज मंथली फाइलिंग और क्वार्टरली फाइलिंग भी है, दोनों ऑप्शन है, राइट? ओके, तो आप पहले तो मंथली फाइलिंग करो उसकी प्रॉपर तरीके से। दूसरा, जो भी आपकी रिसिप्ट है, स्पेशली जो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से जीएसटी में शो करो। उसके अगेंस्ट में इनवॉइसेस जो है उनकी आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, टैक्स के इनवॉइसेस होने चाहिए, और आपके पास पूरे सब चीजें हैंडी होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन कराओ, उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स पे करो। और ऐसा थोड़ी है कि आपने भी कोई सामान बेचा है, सामान आपने कोई बेचा तो उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी दे दिया, लेट्स सपोज, लेकिन वो 18% आप कस्टमर से भी तो ले रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और यहाँ पे मिथ है कि लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए का सामान बेचा, 1 लाख पे 18% कितना हो गया, 18,000 रुपए। तो वो क्या करते हैं, सर ये 1,18,000 मेरे अकाउंट में आ गए, अब ये तो मेरे तो हुए। अरे भाई, 1 लाख प्लस 18,000, 18,000 रुपए इज द गवर्नमेंट टैक्स जो आपको सरकार को देना है, जो कस्टमर ने आपको दे आपको दिया दिया है। है, लेकिन यस। नहीं तो सर ये तो मेरा ही तो है। अब उनको ये कौन समझाए? सही बात है। तो ये ये कैलकुलेशन मंथली होती रहेगी तो शायद लोड एक साथ नहीं आएगा। एक साथ नहीं आएगा, प्रोफेशनल की इसमें हेल्प बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी नहीं कर पाएँगे, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, जो कैश का काम कर रहा है, किराने का स्टोर चला रहा है, ग्रोसरी का स्टोर चला रहा है, कुछ भी कैश का काम कर रहा है, कच्चे का काम कर रहा है, उसको प्रॉपर ना अपना एक सर्टेन परसेंटेज हमेशा अपने बुक्स में दिखाना चाहिए। यस, उसको दिखाना चाहिए कि भई मेरा इतना कैश आया है, ये मेरे बुक्स में, इसके ऊपर मैंने इनकम दिखाई, इसको मैंने सेल्स दिखाया, उसको मैंने जीएसटी पे कर दिया। पर लेकिन लोग सोचते नहीं, हमें पे नहीं करना, हम तो उसको बचा लें या ना पे करें। एक्चुअली ये ना जो हम बचा ले वाला माइंडसेट है, ये कॉमन मैन का माइंडसेट है। इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ वाइडर एंगल, बिकॉज ग्रेजुअली अगर आप टैक्सेशन को जितना सिंप्लीफाइड रखेंगे, लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेशन से बची रहेगी। एंड आप अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे तो आप इनकम को ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल, अब ये सिम्प्लीफाइड के लिए ही तो गवर्नमेंट नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेके आई है। उसमें गवर्नमेंट ने जो पुराने लॉस थे उन सबको हटा दिया है। एक नया लॉ लेके आ गई है। वो बहुत मिनिमाइज़ है, बहुत एक लेमैन की लैंग्वेज में उसको लिखा गया है। प्लीज थोड़ा सा उसके मतलब बारे में बताएं। हाँ, उसमें क्या है कि जैसे हमारा 1961 का इनकम टैक्स एक्ट था, हम्म। जो 60 साल पुराना था। गवर्नमेंट ने फाइनली अभी उसको हटा के
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है, जो कि 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने उसको मतलब आप समझो जहाँ पे 800 हज़ार पेज आपको पढ़ने पड़ते थे उसमें, आपको मुश्किल से 250 पेज पढ़ने हैं। जो मल्टीपल इतने सारे क्लॉजेस डले हुए थे, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्ट चीज़ें थी। गवर्नमेंट ने सबको हटा के ना बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। एंड कोई इससे भी ज क्या इम्पैक्ट आएगा हम लोगों की लाइफ पे? इससे इम्पैक्ट ये आएगा कि एज़ अ कॉमन पर्सन भी ना आप खुद भी उनको पढ़ सकते हो, जो पहले नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना टेक्निकल था। टेक्निकल थे। अब इतना ज़्यादा सिंपल कर दिया गवर्नमेंट ने, आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो ये जो अभी आपने जीएसटी की बात बताई, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई हैव अ इनकम ऑफ 25 लाख रुपीस, तो मैं अपनी जीएसटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेती हूँ। आजकल तो आई थिंक एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो मैं अपनी जीएसटी की हर महीने रिटर्न्स खुद भी फाइल कर सकती हूँ? आप खुद भी फाइल कर सकते हो बट प्रोवाइडेड उसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत होती हैं। आप मिस कर गए तो 1-2 चीज़ें, फिर प्रॉब्लम होगी, उसमें पेनल्टी, इंटरेस्ट लग जाएँगे। तो आप ये कहते हैं कि हमें जीएसटी के लिए अपने प्रोफेशनल्स का प्रोफेशनल्स की सपोर्ट हेल्प लेनी लेना चाहिए। चाहिए, येस, कि ताकि वो सिंप्लीफाइड रहे और क्लीन रहे और वो कल को कोई चैलेंजेस में ना आए। और जो नए आप जो टैक्स रूल्स बता रहे हैं, इनकम टैक्स रूल्स, ये क्या हमें इजीली आप ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वर्केबल है या इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कॉमन लेमैन मतलब ना कॉमन जे लन मतलब जनरल वर्ड्स उसके अंदर लिखे गए हैं जो कोई भी आराम से समझ सकता है। लॉ पूरा सेम है, लॉ पूरा सेम एज़ इट इज़ है, थोड़ी चीज़ें मॉडिफाई करी हैं। लैंग्वेज को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया है, ईज़ी कर दिया कि आराम से कोई भी पढ़ सकता है। मीनिंग तुरंत समझ जाएगा। पहले क्या था बहुत ज़्यादा ना टेक्निकल चीज़ें लिखी जाती थी। प्रोवाइडेड दैट मतलब ऐसे कुछ हाँ, वर्ड्स मैं समझ बता रहा हूँ, यस, यस, तो यस। लोगों को समझ नहीं आते थे। अभी सिंप्लीफाइड वे कि करने दिस कर दिया। होगा, दिस केस दिस मीन्स दिस इज द हाँ, बस आंसर सिंपल टू इट। ये है बस। एंड तो वन मोर थिंग, अब मेरे को ये बात करते करते आपसे एक क्वेश्चन आया। जो तो अकाउंट में पैसे कमा रहा है हुँ, हुँ। वो ठीक है, लेकिन आज भी इंडिया में कैश बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जिनमें 10 लोगों का टीम होगी, 5 लोगों की टीम होगी और वो जो एम्प्लॉयर है वो उनको कैश में सैलरी दे रहा है। तो जो ये लोग कैश में सैलरी ले रहे हैं, अगर वो कैश लेके अपने अकाउंट में जमा करा लें और फिर वो उसके बेसिस पे इनकम टैक्स फाइल करें, क्या ये प्रोसेस भी एक्सेप्टेबल है इनकम टैक्स को? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आप इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। एक तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जो पर्सन यस, सैलरी ले रहा है, दोनों के यस, पॉइंट ऑफ दो व्यू। एंगल आ गए इसमें। बिज़नेस वाला क्या करे जो उसके पास कैश आ रहा है, अगर वो उसको अकाउंट में जमा कराता है, तो उसका यानी कि जो कैश अनअकाउंटेड था वो अकाउंटेड हो गया, जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया, उस पे उसने प्रॉपर टैक्स जमा करा दिया, उसकी टेंशन खत्म हो गई। अब जो उस कैश से उस अब उसने दिखा दिया बुक्स में, अब चाहे उसको कैश को वो एज़ अ किसी को सैलरी पे कर रहा है, मान लेते हैं 20,000 रुपए सैलरी दे रहा है, हालाँकि एज़ पर इनकम टैक्स लॉ 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं है। ओके। एज़ पर इनकम टैक्स लॉ आप कोई खर्चा करते हो तो आप जो है 10,000 से ऊपर एक खर्चे के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं कर सकते हो कैश में। ठीक है। अब किसी को 10,000 रुपए दे भी दिए, तो उसको दिखा सकता है वो ऐसा 10,000 रुपए इंटू 12 1,20,000 रुपए हुए साल के, उसने आईटीआर भर दी अपने 1,20,000 रुपए की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट कैश में दे रहे हो, आप 50,000 रुपए कैश में दे रहे हो, तो वो तो खुद ही एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, कि मैंने दिया या उसने लिया है, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर वो बुक्स में अकाउंट उसको दिखा देगा, प्रॉपर बुक्स में दिखा दे, तो उसको उसको बेनिफिट रहेगा। कल को कुछ दिक्कत होती है तो वो दिखा सकता है जस्टिफिकेशन देखो जी मेरे पास जो कैश था मैंने बुक्स में दिखा रखा है। ओह, नाइस। सो फार हम लोगों ने ना बहुत सारी बातें करी हैं, जिन सारी बातों में उन्होंने बहुत इजीली बता दिया आप लोगों को डे टू डे हैक्स, उन्होंने आपको कैपिटल गेन्स के हैक्स बता दिए, उन्होंने आपको प्रोफेशनल फीस की, आप अपनी इनकम को 50% तक अपना टैक्स में लेके जा सकते हैं, वो हैक दे दिया। उन्होंने नोटिस के हैक्स बता दिए कि कैसे आप लीगल नोटिस से बच सकते हैं। ऐसे ही उन्हों जैसा ऐसे माना जाता है कि जब आप वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करते हैं ना, तो आप डेलीगेट करते जाते हैं अपना काम। तो जो बड़े एचएनआईज़ हैं और जो बड़े बिज़नेस हाउसेस हैं, अपनी टैक्सेस अपने सीएस के थ्रू भरवाते हैं। अक्सर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग जो एक जनरल पब्लिक का पार्ट हैं, हम अक्सर अपनी टैक्स प्लानिंग को ढंग से नहीं नहीं कर कर पाते, पाते। यही रीज़न है। अगर हर कॉमन पर्सन अपनी टैक्स प्लानिंग एफिशिएंटली कर ले और साल के एंड में ना करके, मुझे ऐसा लगता है कि साल के शुरुआत में कर ले, तो वो अपना पूरा साल बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। अब इसी में बहुत सारे एंगल्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड आता है। देयर इज़ अ मिथ अमंगस्ट अ लॉट फैमिलीज़ की हस्बैंड है वो काम कर रहा है, जॉब में जा रहा है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसने उसकी नॉन वर्किंग वाइफ को क्रेडिट कार्ड दे रखा है। उसकी वाइफ आराम से शॉपिंग कर रही है और क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रही है।
और ये एक मिथ है कि वो क्रेडिट कार्ड से खर्चा हुआ पैसा ना बैंक से तो ट्रांज़ैक्शन हुई नहीं, तो किसी को पता नहीं चल रही है। बट आई बिलीव ये भी एक मिथ को आप ब्रेक कर ही दीजिए आज कि ये ऐसे भी केसेज़ आते हैं आपके बिल्कुल आते हैं मैम। ये मैं सब इस रियल लाइफ़ प्रॉब्लम्स पहले हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ रूल क्या कहता है हाँ, और उसके बाद एक लाइव आपको एक मैं इसका एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। येस। जो भी रिसेंटली हमने एक पर्सन की आईटीआर भरी थी उसके रिगार्डिंग है। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आप एक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे 1 कर रहे हैं, चाहे 2 कर रहे हैं, वो आपके पैन पे लिया हुआ है। भई आपके पैन के थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। आप वो क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करते हो 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा का, ओके। आप उसकी पेमेंट करते हो हुँ, 10 लाख से ज़्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में, तो अगेन वो आपका हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन माना जाता है और जिसके बेसिस पे फिर क्रॉस चेक किया जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, आप खर्चे इतने कैसे कर सकते हो। हाँ, ये सिनेरियो है। अब इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल अभी जो हमारा रिसेंटली हमारे हमने एक आईटीआर फाइल करी थी एक पर्सन की। उसका क्या था, उसका पैकेज था 12 लाख रुपए का, ठीक है जी? 12 लाख का पैकेज है और उसने ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज़ करा हुआ है। कैसे कर लिया? कैसे कर लिया? उसने क्या करा, जो भी खर्चे करता था, एक क्रेडिट कार्ड से करता था, एक क्रेडिट कार्ड की दूसरे से पेमेंट करता था, दूसरे की तीसरे से पेमेंट करता था। लोग क्रे ऐसा भी काम करते हैं। क्रेडिट का विशियस सर्कल है ये। हाँ, वो इस तरह से उसका सिनेरियो बना रहा था और साथ में वो कुछ फ्रीलांसिंग काम भी कर रहा था, जो हमें नहीं बता रहा था। अच्छा, अब देखो आप, तो गवर्नमेंट तो यहाँ ट्रैक पे करेगी। ट्रैक करेगी। ट्रिगर पॉइंट ही यही है आपका। तो और ये सब मिस्टेक्स हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं। फाइनेंशियल मिस्टेक्स है, पीपल शुड लर्न दीज थिंग्स कि भाई ऐसे नहीं करना है। अब बहुत सारे केस में क्या होता है, मेरा दोस्त आया मेरे पास, यार तेरे पास क्रेडिट कार्ड है 5 लाख वाले, एक काम कर, मेरे को आईफोन लेना है। होता है ना, अच्छा यार एक काम कर, तू पे कर दे इसको। मैंने कहा भाई मैं क्यों पे कर दूं, मैं अपने पे अगर मैं उसको क्रेडिट कार्ड से दूंगा, जनरल तो दे देते हैं लोग, ऐसा नहीं देना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो वो आप ही की काउंट होगी। वाइफ जो खर्चा कर रही है उसको करने दो, वाइफ से तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। सिंपल सी ठीक बात बात है। है। सरकार भी कुछ नहीं कह सकती कुछ उससे नहीं तो। कह तो सकती। भाई साहब वो आपके ही काउंट होगा वो। बिल्कुल। क्योंकि पैन कार्ड आपका है, क्रेडिट कार्ड आपका है। हाँ, बिकॉज़ जैसे अभी आपने क्लासिक एग्ज़ाम्पल दिया है कि मैं आई आपके पास, मैंने कहा मुझे आईफ़ोन लेना है, वेबसाइट पे अच्छा डील आ रहा है। आपने कार्ड स्वाइप कर दिया और मैं उसके बदले आपको कैश पकड़ा गई। तो मेरा तो काम बन गया। बन गया। लेकिन अब आपकी बुक्स में ये एक ट्रांज़ैक्शन खड़ी होगी और वो जो कैश है आपके पास, क्या करोगे उस अब कैश वो का? क्या करेगा, लोग क्या करते हैं, अब वो कैश लेके कहीं जाएगा, एक काम कर यार तू मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ये ले कैश। अब वो ट्रांज़ैक्शन करेगा। इस चक्कर में भी लोगों को नोटिसेस आने के चांसेस हैं। तो वी शुड नॉट प्ले विद द मनी। हाँ, अपना पैसा है भाई, अपने आप सर्कुलेट करो उस हिसाब से, आप प्रोफेशनल हेल्प लो। मैं अगेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना आप खुद नहीं कर सकते। हुँ, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। अब इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इतनी गवर्नमेंट मतलब एआई के साथ इतना एडवांस हो गई है येस। ना, आप छुपा नहीं सकते। कैश में जो लोग काम कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वाह! वाह! सो आई गेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है हमने। आप एक इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी अब थोड़ा-सा हमें बता दीजिए कि आज अगर मेरी एक ठीक-ठाक इनकम है और मैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी मैनेज कर रही हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल फियर इन्वेस्टिंग इन बिगर पोर्टफोलियोज़ विद द फैक्ट कि मेरे को बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो पैसे को ना सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं। उसकी वजह से वो 4% का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इन्वेस्टिंग को कितना सपोर्ट करते हो और आप क्या कहते हैं कि समबडी हु इज अर्निंग 3 to 4 लाख रुपीज अ मंथ, तो 50 लाख रुपए का एनुअल ब्रैकेट में वो आ गया है आपका टैक्स पेयर, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करे ताकि टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी हो जाए उनकी। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो अकॉर्डिंग टू मी 100% का ब्रैकेट लेते हैं, ये आपकी टोटल 100% इनकम है। सो 100% में आई वुड सजेस्ट कि कम से कम एटलीस्ट आपका 10% तो इमरजेंसी फंड में आपको रखना चाहिए। इसके अलावा आप कम से कम 20% के अराउंड इन्वेस्टमेंट डालो। आपको पैसा, जो आदमी 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ इवन जो आदमी 25,000 रुपए महीने भी कमा रहा है या 30,000 रुपए भी कमा रहा है, एटलीस्ट उसको अपनी म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी करा देनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा है कि मतलब जहाँ पे लोग सोचते हैं कि यार मेरे को 4% का बैंक का ब्याज मिलेगा, रादर देन वो 4% के चक्कर में जो उसको म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिल सकता था, जो उसको स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल सकता था, देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब आप ये सोचे कि नहीं, म्यूचुअल फंड में भी आता है कि सब्जेक्ट टू रिस्क, मार्केट रिस्क, राइट? तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। और मेरे साथ तो ऐसा सिनेरियो है कि मैंने कुछ पैसे सिर्फ ओनली एसआईपी करके, अगर मैं 2019 की बात करूँ, एसआईपी मैंने स्टार्ट की थी, वो एसआईपी मेरी 2000 थी, उसको मैंने बढ़ाया 5000, 10,000 ऐसे किया मैंने। उस एसआईपी से मैंने, पता है आपको, ऑलमोस्ट पिछले साल मैंने अराउंड आई थिंक 15 से 18 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर लिए। बताओ, इससे अच्छी बात क्या होगी, और उसके ऊपर अच्छी रिटर्न मिल गई आपको। एक कॉमन पर्सन की पूरे साल की इनकम हो गई वो। आप अगर नहीं करोगे ना, तो सबसे पहले ना आप अपने खर्चों को कम कर लो, नहीं हो रहे हैं तो एट लीस्ट
जो आदमी 25,000 रुपए कमा रहा है, तो कम से कम 1,000 रुपए की उसको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर मार्केट में लगाओ, शेयर मार्केट के अंदर थोड़ी एक हैबिट टेक्निकलिटीज़ डेवलप है। करनी चाहिए। एक हाँ, है कि हैबिट करें, क्योंकि मैं खुद शेयर मार्केट में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ और उसके लिए थोड़ी-सी स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सोच के रिसर्च करके पैसा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के कहने से आपने पैसा लगा दिया, राइट? तो इस लेकिन आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, टीम्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, श्योर। हुँ। तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो वन मोर थिंग, आजकल सबसे बड़ा एक चैलेंज जो बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है कि लोगों ने अपने बैंक्स में ना अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, पर मैंने अपने बैंक अकाउंट में ना वो चीज़ मेंशन नहीं कराई है। तो आई थिंक आज के टाइम पे ये भी एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर चल रहा है कि पीपल आर बिज़ी इन देयर रूटीन लाइफ एंड दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इट टू गिव योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन टू द बैंक्स एंड टू योर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो? पैन और आधार को लिंक कराना इज़ अ मैंडेटरी थिंग। यस, एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स अगर किसी के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, तो उसको मैंडेटरी है कि उसको आपस में लिंक ही कराना पड़ेगा। अगर वो लिंक नहीं कराते हैं, तो उस केस में आपका पैन कार्ड ट्रीट किया जाएगा एज़ अ इनॉपरेटिव। ओके। यस, ये माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं। ओह! यस, इनएक्टिव हो जाएगा और जब ऐसा सिनेरियो हो जाएगा तो फिर उस केस में आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी। आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जाएँगे, नहीं खुलेगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं हो पाएगी। आप आईटीआर फाइल करेंगे, नहीं कर पाएँगे। आप इनकम टैक्स का रिफंड लेना चाहोगे, नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको पैन आधार इज़ अ मैंडेटरी टू लिंक और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी डेडलाइन भी दी है। हर बार गवर्नमेंट डेडलाइन बढ़ाती रहती है। अभी रिसेंटली 31 दिसंबर 2025 है। उसमें भी लेकिन आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 1,000 रुपए एज़ अ गवर्नमेंट फीस आपको लेट फीस पे करनी है। फिर आपस में वहाँ पे सिम्प्लीफाई बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मतलब मुश्किल से 2 मिनट का प्रोसेस अगर कोई फ़ॉलो करे ना, तो बैंक जाके ही करा सकते हैं ये? आप खुद कर सकते हैं। कैसे? आप खुद जो है इसके लिए क्या करना है, आपने मोबाइल ऐप ओपन करो, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पेज पे लेफ्ट में ऑप्शन होता है लिंक आधार स्टेटस, वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे पैन नंबर डालो, आधार नंबर डालो, ओटीपी आएगा, चेक कर लोगे कि ये स्टेटस मतलब आपका लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपसे पूछेगा लिंक करना है, उस पे प्रोसीड करो, फिर अगेन आधार नंबर, ईमेल आईडी डालो, ओटीपी डालो, 1,000 की पेमेंट करो, 48 घंटे के अंदर आपका लिंक हो जाएगा। सिंपल, सिंपल, सॉर्टेड। बिल्कुल, इतना आसान काम है और हम लोग शायद नहीं कर पा रहे नहीं कर हैं। पा रहे। तो ये करना आप ही नहीं चाह रहे यस, हम। यस, दैट इज द रियल प्रॉब्लम कि अगर हम करना नहीं चाह रहे, पर प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। लिटरेसी नहीं है, तो शायद आज के हमारे इस कॉन्वर्सेशन से मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम लोगों ने आप लोगों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया होगा अपनी टैक्सेशन नॉलेज पे। और फर्दर आपको लगता है कि आप सर का एक चैनल है जिस पे वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देते रहते हैं। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग सीए एज वेल एज अ कंटेंट क्रिएटर। बिकॉज हम प्रोफेशनल्स को ऐसा लगता है कि शायद हमने जो मिस्टेक्स बहुत लोगों को करते हुए देखा है, अगर हमारे इस इंफॉर्मेशन से बहुत लोग उस मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेंगे, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा कैमरा के सामने आने का। राइट। दैट इज द हार्डकोर इंटेंट। आपके जो पेजेस हैं, प्लीज अपने उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए ऑडियंस के लिए, ताकि वो लोग वहां जाके फर्दर इन्फॉर्मेशन वहां से ले लें। हाँ, श्योर, बिल्कुल। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्टवुड फिनटेक के नाम से, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर आप जाके चेक कर लें और आपको ऐसी वीडियोज़ मिलने वाली है, जो हमने भी डिटेल में बातें करी हैं, उसके रिगार्डिंग भी मिलेंगी। आप उनको प्लीज़ ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यस, एब्सोल्युटली। ये कॉन्वर्सेशन करने में ना बहुत मेहनत जाती है, बहुत हार्ड वर्क जाता है। हम बहुत प्रिपेयर करके आते हैं अपने गेस्ट की कोर कॉम्पिटेंस को 1 घंटे में समराइज़ करके आपके सामने लाने के लिए। आप हमसे और क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसेस, पर्सनल ग्रोथ एंड मोरओवर टैक्सेशन के एंगल से, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्रिप्शन बटन। बिकॉज आपके वो इस एक बटन को प्रेस करने से ना हमें ये समझ में आता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं वो वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में भी, हमारी लाइफ में भी। सो प्लीज कीप फॉलोइंग आवर चैनल एंड बोथ ऑफ अस आर कंटेंट क्रिएटर्स, बोथ ऑफ अस आर इन द फाइनेंस फील्ड। वो टैक्स देखते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, वी विल आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनिटली। प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much for watching till here. We will see you next time. थैंक यू। Thank you for having us.